ये तो सबको पता है कि कोई भी किसी मिलिट्री जोन में ऐसे ही नहीं घुस सकता, लेकिन मैंने अपने इलेक्ट्रिक कार की पूरी स्पीड बढ़ा दी, बिना ये जाने कि मिलिट्री लीडर से कांटेक्ट करने का सिर्फ यही एक रास्ता था। बस कुछ ही दिन पहले मैं एक फोर्स ट्रांसपोर्टर के रूप में एक दूसरी दुनिया में जागा। बहुत मुश्किल से बचने के बाद मैं ज़ॉम्बी से भरी एक दुनिया से जिंदा बाहर निकलने में कामयाब रहा। लेकिन 10 घंटे में मुझे फिर से उस खूनी दुनिया में भेज दिया जाएगा, जहां मैं बिल्कुल लाचार और कमजोर हूं। मैं सिर्फ अथॉरिटी से मदद मांग सकता हूं। उस वक्त मेरी मर्जी के मुताबिक मैं इंटरोगेशन रूम की कुर्सी पर बैठा था और कमांडर फैन टैन रुई फेंस के दूसरी तरफ बैठे थे। क्या तुम्हें पता है कि मिलिट्री जोन में घुसना एक बहुत बड़ा क्राइम है? मैं थोड़ा दुखी होकर मुस्कुरा दिया। मुझे पता है, लेकिन अब सिर्फ आप लोग ही मेरी मदद कर सकते हैं। फैन टियान रुई ने गुस्से में देखा। अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो तुम पुलिस के पास जा सकते हो, कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास जा सकते हो। तुम मिलिट्री जोन में घुस आए, इसका क्या मतलब है? अब हमारे पास तुम्हें दूसरे देश का स्पाई मानने की काफी वजह है। उनके सवालों पर मैंने फिर से अपना सिर हिलाया और दुख से मुस्कुरा दिया। मैं नहीं हूं। मेरा सुझाव है कि आप इस टैबलेट की तुरंत जांच करवाएं। वैसे भी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तुम्हारा क्या मतलब है कि वक्त नहीं बचा? तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो, फैन रुई ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जैसे मेरा झूठ पकड़ने वाले हो। टेक्निकल डिपार्टमेंट को इंटेरोगेशन रूम में बुलाओ। टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग जल्दी ही आ गए। उन्होंने कंप्यूटर लिया, उसे खोला और अंदर का स्ट्रक्चर देखकर हैरान रह गए। ये मेन मेमोरी नहीं है, ना ही इंटेल है और ना ही एएमडी। हो सकता है ये कुंजों की कोई स्पेशल मेमोरी हो। मेरा सुझाव है कि देश के टॉप एक्सपर्ट से इसे तुरंत डिकोड करवाया जाए। जब टेक्निकल सोल्जर ने अपनी बात खत्म की तो फैन टियान रुई के चेहरे पर तनाव आ गया। हालांकि उन्हें अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं था। उन्होंने सैटेलाइट फोन से सिक्योरिटी ऑफिस कांटेक्ट किया और देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स को बुलाने को कहा। बस आधे घंटे बाद एक बिना पहचान वाली ब्लैक व्हीकल बेस में घुसी। नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस से जेनिलॉन और डॉक्टर यूहिन वी इंटेरोगेशन रूम में आए। जैसे ही यूहिन वी अंदर आई, उन्हें टैबलेट देखकर बहुत क्यूरियोसिटी हुई और उन्होंने तुरंत उसे उठाकर लाइट में चेक किया और खोलना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अंदर का स्ट्रक्चर देखा तो उनकी सांस थम गई। यह मदरबोर्ड धरती के किसी भी मॉडल का नहीं है। सीपीयू सिलिकॉन का नहीं बल्कि कार्बन का है। जानेलॉन ने शक के साथ पूछा, कार्बन से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कहना चाहती हो कि यह ऐसी टेक्नोलॉजी है जो धरती से कहीं आगे है, एक हाई स्टेबिलिटी नैनोमीटर चिप? साथ ही यह भी कहा जा सकता है। ये कहते हुए यूहिन वी रुकी और खिड़की के बाहर देखते हुए एक हैरान कर देने वाले टोन में कहा, यह बहुत ज्यादा चांस है कि यह किसी दूसरी इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन का प्रोडक्ट हो। जेनेलॉन की आंखें फटी की फटी रह गई। फैन रुई का चेहरा गंभीर हो गया। इस अचानक खबर ने उनके दिमाग में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने टेबल ठोका और मुझ पर चिल्लाए, तुम्हें यह कंप्यूटर कहां से मिला? मैंने गुस्से और हैरानी भरी नजरों से उन्हें देखा और एक एक शब्द साफ कहा, दूसरी दुनिया से। जॉम्बीज से भरी एक दुनिया? जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, मैंने देखा कि फैन टियान रुई की आंखें सिकुड़ गईं। अगले सेकंड उन्होंने फिर से टेबल ठोका, बकवास। अगर तुमने ऐसी फजूल बातें जारी रखी तो मैं तुम पर मिलिट्री लॉ के तहत केस चलाऊंगा। बिना डरे मैंने पूछा, क्या धरती कार्बन कंप्यूटर बना सकती है? क्या धरती के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है? इसके अलावा सच में मेरे पास वक्त नहीं है। मैं 3 दिन से सोया नहीं हूं। जैसे ही मैं सोऊंगा मैं फिर से वहां ट्रांसपोर्ट हो जाऊंगा। हो सकता है मैं कभी वापस ना आऊं। ये कहते हुए मेरी आंखें धुंधली होने लगी। हाँ, अगर मिलिट्री मुझ पर भरोसा नहीं करती तो अगली बार ट्रांसपोर्ट होना मेरी मौत बन सकता है। जानिलॉन, जो फैन रुई के पास खड़ा था, शौक से बाहर आया। मेरी बातें सुनकर उसने तुरंत गंभीर आवाज में पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? साफ साफ बताओ। मेरी कलाई पर एक काउंटडाउन है। जब काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है तो मुझे जबरदस्ती उस जॉम्बीज वाली दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब 7 घंटे और 58 मिनट्स बचे हैं। मेरी बात सुनकर जैनेलॉन सोच में गया। फैन रुई ने देखा कि जैनेलॉन शायद मुझ पर यकीन करने वाला है, तो उसने तुरंत कहा, लाउजान, तुम सच में इस पर यकीन नहीं करोगे, है ना? लेकिन जैनेलॉन ने अपने ख्यालों में डूबते हुए उसे इग्नोर किया और साइड में रखा हुआ खुला टैबलेट उठाया और यूहिन वी से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह धरती का है? यूहिन वी ने एक जुनूनी टोन में अपना सिर हिलाया। धरती? ऐसा नहीं है कि मैं धरती की टेक्नोलॉजी को नीचा दिखा रही हूं, लेकिन अगर धरती को 50 साल और दे दिए जाएं तब भी आप ऐसा कुछ नहीं बना सकते। इसके लिए सैकड़ों साल लगेंगे। यह पक्का एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है। जैनेलॉन ने सुना और अपना सिर झुका लिया। थोड़ी देर खामोश रहा। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैं तुम पर यकीन करता हूं, लेकिन प्लीज मेरे भरोसे की लाज रखना, देश के भरोसे की लाज रखना। फिर जैनेलॉन ने अपना स्पेशल फोन उठाया। हेलो, मैं नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस का सब डायरेक्टर बोल रहा हूं।
मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए जरूरी मामला है। मुझे तुरंत केमिकल डिफेंस ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट चाहिए। फोन रखने के बाद जैनेलॉन ने मेरी तरफ देखा। अब जो कुछ भी तुम जानते हो सब बता दो। एक इन्वॉल्व्ड इंसान होने के नाते यह नज़ारा देखकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला। मैंने वह सब बताया जो मैं जानता था। 2 दिन पहले अचानक मेरी आंखों के सामने एक काउंटडाउन दिखाई दिया। जब काउंटडाउन 0 हुआ तो मेरे सामने एक ब्लू पोर्टल खुल गया जिसने मुझे अंदर खींच लिया। जब मेरी आंखें खुली मैं एक सुनसान शहर में था जो उन zombies से भरा था जो सिर्फ मूवीज में दिखते हैं। मेरी हथेली के पीछे भी 12 घंटे का काउंटडाउन दिखाई दिया। पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड था, मुझे लगा ये कोई सपना है, लेकिन जब मैं गिरा तो वह असली दर्द मेरे दिमाग में छप गया। मुझे पता चल गया कि ये कोई सपना नहीं था, मैं सच में ट्रैवल कर गया था। मैं उस जॉम्बी वर्ल्ड में तब तक भागता रहा जब तक 12 घंटे का काउंटडाउन खत्म नहीं हो गया। मैं धरती पर वापस आ गया। मुझे लग रहा है कि अगर मैं फिर से सोया तो मैं पक्का उस डरावनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा। इसीलिए मैं 3 दिन से सोया नहीं हूं। अब मुझसे और नहीं हो रहा, इसलिए मैं आपके पास कंप्यूटर ले आया इस उम्मीद में कि देश मेरी मदद करेगा। ये कहने के बाद वहां फिर सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि सब इस ना यकीन खबर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में जैनेलॉन ने सबसे पहले रिएक्ट किया और 2 केमिकल डिफेंस सोल्जर्स को बुलाया ताकि मुझे क्वारंटीन किया जा सके और मेरे ब्लड टेस्ट लिए जा सके। लेकिन आखिर में जैनेलॉन ने पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मैं बस से आया। गेट पर पहुंचकर मैं सामने वाली एल्डरली व्हीकल्स की दुकान पर गया। वहां से एक एल्डरली व्हीकल खरीदी और अंदर घुस गया। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की जैनेलॉन के माथे पर पसीना आने लगा। क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम किसी वायरस के कैरियर हुए तो पूरी बस सड़क और पूरा शहर तबाह हो सकता है? खुशकिस्मती से मेरे ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स जल्दी आ गए और मैं किसी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं था। जैनेलॉन ने चैन की सांस ली, लेकिन फिर भी अपनी सतर्कता कम नहीं की और जब केमिकल डिफेंस ट्रूप्स आए तो उन्होंने उन सब लोगों को क्वारंटीन कर दिया जो मेरे कांटेक्ट में आए थे। बूम बूम, कई बड़े हेलीकॉप्टर्स भी गूंजते हुए वहां पहुंचे। सिक्योरिटी ऑफिस के डायरेक्टर योदोंग जो सबसे बड़े नेता थे वहां आए और मुझे देखने के बाद गंभीर चेहरे से मेरी तरफ देखा। क्या तुम सच में ट्रैवल कर सकते हो? मेरे हाँ कहने के बाद उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पोर्टल कितनी देर तक रह सकता है? क्या बड़े वेपन्स ले जाए जा सकते हैं? मैंने टाइम का हिसाब लगाया और जवाब दिया, ये सिर्फ लगभग 1 मिनट तक रह सकता है। 1 मिनट के बाद मुझे जबरदस्ती अंदर खींच लिया जाएगा और पोर्टल गायब हो जाएगा। इसका साइज लगभग 2 मीटर ऊंचा और 2 मीटर चौड़ा है। शायद बड़े वेपन्स वहां से नहीं गुजर पाएंगे। फिर योदोंग ने पूछा कि वहां की दुनिया कैसी थी। योदोंग ने सुना और थोड़ी देर सोचा। वो मुड़े और जैनेलॉन को ऑर्डर दिया, तुरंत 3 एलीट स्पेशल फोर्सेस टीम्स, ड्रैगन ऑफ वॉर, क्रेजी ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन को डिप्लॉय करो। साथ ही एक नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक रिसर्च टीम, एनवायरमेंटल एनालिस्ट्स और एक मेडिकल रूम सील्ड आर्मर सूट्स के साथ तैयार करो। इसके अलावा बायोलॉजिकल लीक के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुरंत एक नेशनल न्यूक्लियर अटैक के बहाने से लेवल 1 प्लान शुरू करो। देश की सबसे बड़ी न्यूक्लियर रिसर्च एंटिटीज 1 हफ्ते के लिए प्रोविजनल स्टैंड बाय स्टेट में रहेंगी। इसे तुरंत एग्जीक्यूट करो। आधे घंटे बाद पूरे देश में हलचल मच गई। कई टीवी चैनल्स इमरजेंसी सिचुएशन दिखा रहे थे। कृपया सहयोग करें। बेस से ढेर सारी आर्मर्ड व्हीकल्स निकलने लगी। फाइटर प्लेन्स की कतारें आसमान में दिखने लगी। व्हाइट कोट और प्रोटेक्शन सूट्स पहने लोग नंदू बेस पहुंच गए। तीनों टीम्स, ब्लैक ड्रैगन, क्रेजी ड्रैगन और ड्रैगन ऑफ वॉर भी मिलिट्री व्हीकल्स में बैठकर पूरी तरह आर्म्ड होकर बेस पहुंच गई। मिलिट्री एयरपोर्ट पर जमा होने के बाद अपनी यूनिफॉर्म में योडोंग सबके सामने खड़े हुए और उन्हें देखने लगे। साथियों, आप लोग एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर जाने वाले हैं जो इंसानियत की किस्मत से जुड़ा है। अब जो नहीं जाना चाहते वो पीछे हट सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो मिशन पर जाने वाले हैं कृपया अभी अपनी वसीयत लिख दें। देश इसे आपके परिवार तक पहुंचा देगा। वहां सन्नाटा छा गया। सिर्फ तेज सांसों की आवाज आ रही थी। वो अक्सर मिशंस करते रहते हैं, लेकिन वसीयत लिखने वाला मिशन उन्होंने कभी नहीं देखा था। इसका मतलब था कि यह मिशन हद से ज्यादा खतरनाक है। एक सोल्जर ने थोड़ी देर बाद एक नोट निकाला। माता पिता, मेरे बच्चे, मैं देश के लिए वफादार हूं। मैं आपके लिए वापस आऊंगा। कृपया मेरे लिए रोना मत। मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जो एक सोल्जर को करना चाहिए। ये लिखते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अपना नाम लिखने के बाद फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, एक के बाद एक सोल्जर्स ने अपने फेयरवेल लेटर्स एक मेटल बॉक्स में रख दिए। 7 या 8 मिनट्स बाद योडोंग ने उस मेटल बॉक्स को बंद किया और सोल्जर्स की बहादुरी को याद करते हुए उसे अपने सहायक को दिया। उनकी आवाज मजबूत थी। साथियों, आप सब महान हैं। आप मरेंगे नहीं। ये देश की उम्मीद के लिए है। सर पे कुछ दिन पहले हमारे देश के एक सिटीजन ने गलती से एक स्पेस टाइम डोर ढूंढ लिया जो एक सदी का सफर करा सकता है।
स्पेस टाइम डोर से ट्रैवल, क्या ये सच है? क्या ये साइंस फिक्शन नहीं है? नीचे खड़े स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स के दिमाग में शक होने लगा। जल्दी ही योडोंग ने उन्हें फिर से इंटरप्ट किया। वह एलियन वर्ल्ड जहां ट्रैवल किया गया है वह पूरी तरह ज़ॉम्बीज से तबाह हो चुका है। वह बहुत खतरनाक है और उस सिटीजन ने पहला ट्रैवल पूरा कर लिया है जिसने मेरी सारी बातों को कंफर्म किया है। लेकिन वायरस फैलने का तरीका अभी साफ नहीं है। हमको वहां की दुनिया के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसलिए आपका मेन मिशन उसे फिर से ट्रैवल करने में मदद करना है। डेटा और सैंपल्स इकट्ठा करें। सबसे जरूरी बात उनकी सेफ्टी पक्की करना है। समझे? समझ गए? फिर योडुंग ने मेरी तरफ देखा। कितना वक्त बचा है? 5 घंटे 30 मिनट। पहले आराम करो, बाकी हम पर छोड़ दो। फिर योडोंग ने हर टीम के लीडर्स को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया ताकि बैटल प्लान बनाया जा सके। इस बीच एक मैनुअल जिसका नाम रूल्स ऑफ सर्वाइवल इन अ ज़ॉम्बी वर्ल्ड था, एक बंद प्रिंटिंग प्रेस में चुपके से प्रिंट किया गया। 90 मिलियन से ज्यादा कॉपीज रातों रात प्रिंट की गईं और अनगिनत निवासियों में बांट दी गईं। अगली सुबह मैं एयरपोर्ट पर फाइटर प्लेन के पास था। मेरे आसपास युगोदॉन और 3 एलीट टीम्स थीं। मैंने अपने सामने काउंटडाउन देखा। 4 3 2। काउंटडाउन खत्म होते ही मेरे सामने एक नीली रोशनी चमकी। मेरे सामने बस 1 मीटर दूर ये रोशनी लगभग 2 मीटर ऊंचाई में सिमट गई। सबने आंखें फाड़कर मेरे सामने वाली उस रोशनी को देखा। उनके चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था। ये सच निकला, सच में एक पोर्टल है। हर टीम के लीडर्स दंग रह गए। मेरे बगल में खड़े यो की आंखें भी उस वक्त खुली की खुली रह गईं, पर कुछ ही सेकंड्स में उसका चेहरा फिर से स्टील जैसा सख्त और शांत हो गया। उसने हर टीम की तरफ देखा। स्पेशल फोर्सेस टीम, अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। इसके पीछे जाओ। याद रखना, हर हाल में। जब स्पेशल फोर्सेस टीम और बाकी लोग अंदर चले गए तो कई तरह के इक्विपमेंट लिए हुए साइंस सपोर्ट टीम भी जल्दी से अंदर चली गई। आखिर में युगोडोन ने मेरी तरफ देखा। कॉमरेड, आपका सफर अच्छा हो। इस बार देश आपके पीछे खड़ा है। एलियन वर्ल्ड, मैं एक बार फिर आ गया हूं, पर इस बार मैं अकेला नहीं हूं। मेरे पीछे मेरी मातृभूमि है। मेरे अंदर जाते ही वह चमकदार नीली रोशनी चमकी, फिर वो जल्दी से सिकुड़ गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब मेरी नजर वापस आई, मैं एक सुनसान शहर में था जहां हर तरफ टूटी हुई दीवारें और मलबा था। जमीन पर कई सूखी हुई लाशें पड़ी थीं। साइंस सपोर्ट टीम आसपास की लाशों की जांच कर रही थी। वह टीम मेंबर्स जो पहले ही कदम रख चुके थे। उस वक्त तक वे अपने इक्विपमेंट के साथ आसपास पहरा दे रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली। अभी भी उसी जगह पर हूं जहां पिछली बार था। लगता है ट्रैवल की लोकेशन फिक्स्ड है। कॉम्बैट टीम के कमांडर इन चीफ सोन सी ने थोड़ी दूर पड़ी एक तालाश की तरफ इशारा किया। हमने अभी कुछ ज़ॉम्बीज को खत्म किया है। उनकी कमजोरी उनका सिर है। एक बार सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म हो गया तो ज़ॉम्बीज मर जाएंगे। वैसे काउंटडाउन क्या है? इस बार मैंने अपनी रेटिना पर समय देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। 24 घंटे। सोनसी ने सुनने के बाद थोड़ी देर सोचा। जब साइंस सपोर्ट टीम सैंपल्स लेने का काम खत्म कर लेगी तो हम तुरंत निकल पड़ेंगे। 10 मिनट से ज्यादा बीतने के बाद साइंस सपोर्ट टीम ने सैंपल्स ले लिए थे। टीम का एक मेंबर 11 के सामने भागते हुए आया। रिपोर्ट, आसपास कोई सर्वाइवर्स नहीं है। वेस्ट की तरफ ज़ॉम्बीज का झुंड साउथ की तरफ जा रहा है। ईस्ट में कम ज़ॉम्बीज हैं। ईस्ट की तरफ बढ़ने की सलाह दी जाती है। सोनसी ने सिर हिलाया। सभी टीम्स ध्यान दे। वुल्फ टीम रास्ता दिखाएगी। ड्रैगन हंटर टीम पीछे से कवर करेगी। कियान ग्रुप ब्लैक ड्रैगन टीम के सहयोग से ईस्ट की तरफ बढ़ेगा। जल्दी से सभी लोग ईस्ट की तरफ लगभग 2 किलोमीटर चले। रास्ते में उन्हें कई ऐसे लोग मिले जो अपनी इंसानियत खो चुके थे। उन सभी को ज़ैनलोन टीम ने एक सुरक्षित जगह पहुंचाया, जब तक कि वे एक बुक स्टोर के पास नहीं पहुंच गए। सनसी ने दुकान की तरफ देखा और 20 मिनट तक तलाशी लेने का आदेश दिया। सब जबरदस्ती अंदर घुसे और तलाशी शुरू कर दी। उस बिखरी हुई दुकान में मैंने एक मैगजीन उठाई। कवर पर किसी तरह का हाईटेक मैकेनिकल डिवाइस बना था। इस दुनिया का टेक्नोलॉजी लेवल कम से कम नानसिन के बराबर है और कुछ मामलों में तो उससे भी कहीं ज्यादा आगे है। सोनसी ने सिर हिलाया। जल्दी ही उसकी टीम के मेंबर्स को कुछ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले। कियान ग्रुप के लोगों ने तुरंत रूट मैपिंग इक्विपमेंट निकाला, पर बाद में उन्होंने मिली हुई किताबों के आधार पर रास्तों का विश्लेषण भी किया। सोनसी ने रेडियो पर आदेश दिया, वक्त खत्म, सब तुरंत पीछे हट जाओ। जब कियान ग्रुप और टीम मेंबर्स पीछे हटने की तैयारी कर रहे थे, तभी ऊपर से कुछ टूटने की हल्की आवाज आई। सबने ऊपर देखा। बुक स्टोर की दूसरी मंजिल का लकड़ी का साइन बोर्ड हवा और कटाव की वजह से हिल रहा था। फिर वह पूरा साइन बोर्ड निकल गया और जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। वह आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। कई ब्लॉक्स दूर के ज़ॉम्बीज ने दृश्य सुना और वहां जमा होने लगे। उनकी आंखों में खून की प्यास चमक रही थी।
वे तेजी से बुक स्टोर की तरफ भागे। सोनसी ने कॉमन की तरफ देखा। उसने रेडियो उठाया और तुरंत आदेश दिया, सभी स्पेशल फोर्सेस के सैनिक मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। 20 से ज्यादा लोगों की टीम तुरंत फॉर्मेशन में तैनात हो गई और अपनी गन्स का निशाना बुक स्टोर के एंट्री गेट पर लगा दिया। कियान के लोग और मुझे उनके पीछे सुरक्षित रखा गया। हमने अपनी सांसें रोक ली थीं। कुछ ही पलों में सड़क पर सड़ते हुए मांस वाले दर्जनों ज़ॉम्बीज दिखाई दिए, जो एक आम इंसान की रफ्तार से बुक स्टोर की तरफ भाग रहे थे। सनसी की आंखें चमकी और उसने तुरंत सबको साइलेंसर्स लगाने और आने वाले ज़ॉम्बीज पर गोली चलाने का आदेश दिया। टप 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 गोलियां सटीक तरीके से ज़ॉम्बीज के मुंह पर लगीं और काला खून चारों तरफ फैल गया। कुछ ही सेकंड्स में सारे ज़ॉम्बीज जमीन पर ढेर हो गए। सोनसी ने रेडियो पर निर्देश दिए, साइलेंट ड्रोन्स में लो। कई स्पेशल फोर्सेस के सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई की और अपने पोर्टेबल टर्मिनल्स खोले। उन्होंने साइलेंट रिकॉनेसेंस ड्रोन्स तैनात किए। चांदी जैसे चमकते ड्रोन्स हवा में उड़ने लगे और स्क्रीन पर तस्वीरें दिखने लगीं। आसमान से दिख रहा था कि बुक स्टोर के बाहर सड़क पर ज़ॉम्बीज की एक और भीड़ जमा हो रही थी। उनकी संख्या लगभग 30 थी और वे बुक स्टोर की तरफ ही आ रहे थे। रिकॉनेसेंस ड्रोन ने अपनी खोज जारी रखी। जल्द ही सबको पता चला कि उन 30 ज़ॉम्बीज के अलावा बाकी जो ज़ॉम्बीज आ रहे थे वे काफी दूर थे। वे अपनी दिशा भटक गए और वापस अपनी पुरानी जगह चले गए। सबकी जान में जान आई। ठीक है, सिर्फ 30 बचे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुरंत ही ज़ॉम्बीज वहां आ गए। गोलियां उनके माथे पर लगीं और थोड़ी ही देर में उन्हें खत्म कर दिया गया। सुरक्षा पक्की करने के बाद रिसर्च टीम ने जल्दी से टिश्यूज और ब्लड इकट्ठा किया, पर जल्द ही एक रिसर्चर को पता चला कि गोलियों ने उन्हें खत्म तो कर दिया था और उनका नर्वस सिस्टम पूरी तरह रुक गया था, पर ज़ॉम्बी का खून अभी भी बहुत एक्टिव था और उसके अंदर का वायरस अभी भी जिंदा था। जो कोई भी इस खून को शरीर में लेगा वो थोड़ी ही देर में ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये सुनते ही सोनसी ने तुरंत आदेश दिया, रिसर्च टीम के अलावा कोई भी ज़ॉम्बीज के खून या टिश्यू के संपर्क में नहीं आएगा। अगर कोई संपर्क में आता है तो तुरंत रिपोर्ट करे। ये पक्का करने के बाद कि आकर्षित हुए सभी ज़ॉम्बीज खत्म हो गए हैं, सब आगे बढ़ते रहे। साइलेंट ड्रोन आसमान से नजर रख रहा था। मैंने ड्रोन से आने वाली एरियल तस्वीरें देखी। ढही हुई इमारतें, हर तरफ लाशें। मैंने सोनसी से धीरे से पूछा, क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में अभी भी कोई जिंदा बचा होगा? सोनसी ने स्क्रीन की तरफ देखा और थोड़ी देर सोचा, शायद, पर अगर कोई बचा भी होगा तो उनकी संख्या बहुत कम होगी। रात हो गई। टीम ने एक पुराने सुपरमार्केट में कैंप लगाया। मैं खिड़की से बाहर देखते हुए जमीन पर बैठ गया। बिना लोगों के शहर कितना शांत था। सोनसी अपनी गन पकड़े मेरे बगल में बैठा था। उसने खिड़की से आसमान की तरफ देखा। हाँ, वहां चांद को देखो, ये अर्थ के चांद से कहीं ज्यादा बड़ा है। आसपास के तारों की सजावट और उनकी चमक अर्थ से बिल्कुल अलग है। मैंने भी वहीं देखा। अनजान तारे अंधेरी रात में चमक रहे थे। उसी वक्त सोनसी का वॉकी टॉकी बज उठा। कैप्टन, मुझे लगता है बाहर कुछ गड़बड़ है, बाहर आकर एक बार देखिए। सुनने के बाद सोनसी ने तुरंत नाइट विजन गॉगल्स पहने और बाहर देखा। मैंने भी नाइट विजन गॉगल्स पहने और बाहर देखा। मैं लगभग 3,004,000 मीटर दूर सड़क पर कई टेढ़ी मेरी आकृतियों को घूमते देखा, पर दिन के मुकाबले ज़ॉम्बीज की हालत बेहतर थी और उनकी रफ्तार भी बहुत ज्यादा थी। रिसर्च टीम के लोग ब्लड टिश्यू सैंपल्स के साथ पास आए। उन्होंने धीरे से कहा, खून की एक्टिविटी में बदलाव के हिसाब से हमें लगता है कि रात में ज़ॉम्बीज की शारीरिक क्षमता लगभग दोगुनी हो जाती है और उनकी मानसिक स्थिति भी उत्तेजित हो जाती है। खतरा काफी बढ़ गया है। सोनसी ने गंभीर चेहरे के साथ सुनने के बाद अपने साथियों को 3 ग्रुप्स में बांट दिया, जो बारी बारी रात को पहरा देंगे। अगले दिन जब ज़ॉम्बीज की रफ्तार कम हुई, टीम ने एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर तेजी से आगे बढ़ना जारी रखा। वहां उन्हें एक सड़ी गली लाश मिली। सिर पर और पीछे की दीवार पर गोलियों के निशान और रेडियो एक्टिव खून के निशान थे और एक पिस्टल बिखरी हुई थी। साइंस रिसर्च टीम ने पक्का किया कि कोई खतरा नहीं है, फिर पिस्टल उठाई और उसे सील कर दिया। आखिर में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जिस पर अनजान भाषा में कुछ लिखा था। साइंस रिसर्च टीम ने उसे संभाल कर रख लिया। टीम आगे बढ़ती रही और जल्दी ही एक फेंस के पास पहुंच गई। जब सबने उसे कूद कर पार किया तो सब एक साथ ठिठक गए। दूर एक मैदान में ज़ॉम्बीज की भारी भीड़ थी। वहां कम से कम हजारों ज़ॉम्बीज थे। मैंने अनजाने में अपनी सांस रोक ली और बगल में खड़े सोनसी की तरफ देखा। सोनसी का चेहरा भी थोड़ा पीला पड़ गया था। उसने बिनोकुलर्स निकालकर देखा तो पाया कि उन हजारों ज़ॉम्बीज के बीच कुछ ज़ॉम्बीज काफी अजीब थे। उनकी स्किन अब सफेद नहीं बल्कि नीली हरी थी। स्किन के नीचे की मसल्स फूली हुई थी। यहां तक कि दिन में भी वे 1 सेकंड से कम वक्त में आसपास की हलचल का पता लगा सकते थे और उनकी आंखें पूरी तरह धुंधली नहीं थीं। सोनसी ने बिनोकुलर्स रखे और इशारों से टीम को आगे बढ़ने का आदेश दिया जब तक कि वे एक पार्किंग लॉट तक नहीं पहुंच गए। मेरी आंखों के टाइमर में 20 मिनट से ज्यादा बचे थे।
सोनसी ने तुरंत फैसला किया कि यहां से ही वापसी शुरू करेंगे। उसने आसपास के सैनिकों को अलर्ट रहने और वक्त बीतने का इंतजार करने को कहा। जल्दी ही मेरी आंखों के टाइमर पर 5 सेकंड बचे थे। 5, 4, 3, 2, 1। एक बार फिर मेरी आंखों में नीली रोशनी चमकी और मेरे सामने एक नीला टेलीपोर्टेशन लाइट पाथ बन गया। टीम मेंबर्स ने पीछे से कवर किया और मैं और साइंस रिसर्च टीम सबसे पहले उस लाइट पाथ के अंदर चले गए। फिर सोनसी ने बाकी मेंबर्स को भी एक एक करके अंदर आने को कहा। दूसरी तरफ मेरी आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा गया। जब मैं वापस आया तो मैं नैन्सीन पहुंच चुका था। यूबोडॉन का कुछ मिनट इंतजार करने के बाद मैं तुरंत आइसोलेशन कैप्सूल में चला गया। जो टीम मेंबर्स वापस टेलीपोर्ट होकर आए थे वे भी अलग अलग आइसोलेशन कैप्सूल्स में चले गए। फिर पूरी तरह से डिसइंफेक्शन किया गया। सब कुछ खत्म होने के बाद सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ डिजीज के स्टाफ ने युगोदनु को बताया कि कोई इन्फेक्शन नहीं मिला है और डिसइंफेक्शन पूरा हो चुका है। मैं भी आइसोलेशन कैप्सूल से बाहर आया, लेकिन जैसे ही मैं निकला मैंने युगोडॉन को अपने आसपास के लोगों से गंभीर चेहरे के साथ कहते सुना, यह थोड़ा अजीब है। उस दुनिया की टेक्नोलॉजी और लेवल को देखते हुए वे सिर्फ इस वायरस से खत्म नहीं हुए होंगे। जरूर कोई और वजह होगी। डिकोडिंग के एक्सपर्ट्स आ चुके हैं। अगर ऐसा है तो उनसे उन किताबों को तुरंत डिकोड करवाओ जो हम लाए थे। जब यूगो ने सब कुछ मैनेज कर लिया तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, टाइमर में कितना वक्त बचा है? मैंने अपने सामने वाले टाइमर को देखा और हैरान रह गया। टाइमर बदल चुका था। पिछली 2 बार से यह हर 24 घंटे में टेलीपोर्ट कर रहा था, लेकिन इस बार यह 48 घंटे हो गया था। फिर मैंने ये बात युगोडॉन को बताई। युगो ने सुनने के बाद कुछ सेकंड सोचा और कहा, यह भी एक अच्छी बात है। तुम अच्छी तरह आराम कर सकते हो, हम भी ज्यादा तैयारियां कर सकते हैं। फिर युगोडॉन कमांड रूम में वापस चले गए। उन्होंने तुरंत एक डॉक्यूमेंट जारी किया। ज़ॉम्बी वर्ल्ड का पहला फेज खत्म हो गया है। कोई वायरस लीक नहीं पाया गया है। नेशनल न्यूक्लियर प्रोटेक्शन ड्रिल को तुरंत हटा दिया जाए। डॉक्यूमेंट जारी होते ही सभी न्यूज और इंटरनेट पर यह मैसेज आने लगा। ड्रिल में हिस्सा लेने वाले लाखों लोग तुरंत उत्साहित हो गए। सब एक दूसरे को गले लगाकर खुशी से रोने लगे। मैं डर के मारे मर गया था। मुझे लगा था कि सच में जंग शुरू होने वाली है। अच्छा हुआ कि कोई जंग नहीं हुई। एक बार जंग शुरू हो जाए तो पता नहीं कब खत्म होगी। उसी वक्त देश के अनगिनत राइटिंग एक्सपर्ट्स साइंटिफिक रिसर्च बिल्डिंग में खास स्क्रिप्ट्स की पढ़ाई में जुटे थे। जल्द ही सैकड़ों एक्सपर्ट्स की मेहनत से ब्लू अर्थ की एक पुरानी सभ्यता जैसी एक राइटिंग सबके सामने आई। एक डॉक्यूमेंट मेरी आंखों के सामने भी आया। ये महासागरों से घिरा हुआ एक अकेला कॉन्टिनेंट था। उस कॉन्टिनेंट पर सिर्फ एक देश था, स्टार एम्पायर। स्टार एम्पायर का क्लास सिस्टम बहुत सख्त था। वहां 3 लोगों के परिवार का भूख से मर जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। स्टार एम्पायर के एम्परर ने एक ऐसी दवा बनाने का हुक्म दिया जिससे लोग आज्ञाकारी बने, लेकिन गलती से एक नर्वस वायरस बन गया। यह वायरस संक्रमित लोगों की सोचने समझने की शक्ति छीन लेता था। वे कुछ खाते पीते नहीं थे, लेकिन वे हिलते डुलते रहते थे और हुक्म मानते थे। साम्राज्य के एक साइंटिफिक रिसर्च ऑफिसर ने अपने नोट्स में लिखा, हमने नादानी में सोचा था कि हमें इंसानों को काबू करने की दवा मिल गई है, लेकिन हमने आत्माओं को खाने वाले दुष्ट लिविंग कॉर्प्सेस बना दिए। स्टार एम्पायर का एम्परर हमारी रिसर्च के नतीजे जानकर बहुत खुश हुआ। वफादारी के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। बिना वजह के वफादारी ही असली वफादारी है। उसने हुक्म दिया कि संक्रमित लोगों को जनरेटर्स में बदल दिया जाए और सुझाव दिया कि उन्हें खास हुड्स और दस्ताने पहनाए जाएं ताकि वे दिन रात जनरेटर के पहियों पर चलें। बाद में एम्परर ने मुआयना किया और जोर से हंसा। मरने के बाद भी मैं देश के काम आ सकता हूं, यही असली वफादारी है। इसके बाद एम्परर ने पूरे देश में पावर प्लांट्स बनवाए और बेहोश संक्रमित लोगों को दिन रात बिजली पैदा करने के लिए घूमते पहियों से बांध दिया। आखिर में उसने अपनी प्रजा पर भी हाथ डाल दिया। अनगिनत लोगों को संक्रमित कर उन्हें पावर प्लांट्स में डाल दिया। हद तो तब हो गई जब देश की 80% आबादी संक्रमित हो गई। एम्परर को लगा कि उसने इटर्नल एनर्जी पर काबू पा लिया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि ये नरक के चांदी के धागे थे। जब बेहतर ज़ॉम्बी ऑर्गेनाइजेशन ने हमला किया तो पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया गया। सेना संक्रमितों से हार गई। एम्परर ने पूरी सभ्यता के खून और मांस का इस्तेमाल किया। उसने लॉन्चर क्रीचर्स की एक नई नस्ल पैदा की। बाद में उसने देखा कि हाई लेवल के संक्रमितों ने एक दूसरे की मदद करना सीख लिया है। उन्होंने चढ़ना और पेचीदगियां सीख ली। उस वक्त मुझे लगा कि सब खत्म हो गया है, पूरी तरह खत्म। जानकारी पढ़ने के बाद मुझे अपने दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इतना बड़ा साम्राज्य इतनी आसानी से ढह गया। दोपहर में यून भी मुझसे मिलने आया। एनालाइज की गई जानकारी ने एक नक्शा भी था। 200 किलोमीटर उत्तर में वहां एक सेंट्रल फोटोलिथोग्राफी फैक्ट्री और एक बिग चेंज एनर्जी सेंटर है। उन चीजों और जानकारी के मुताबिक जो तुम लाए थे, प्रोब चिप, फोटोलिथोग्राफी टेक्नोलॉजी और बिग चेंज फंक्शन, ये टेक्नोलॉजी हमसे कम 50 साल आगे है।
अगर हम उस फोटोलिथोग्राफी फैक्ट्री से कुछ डेटा ला सकें तो बहुत मुमकिन है कि ये लैंसन के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि अगली बार आप उत्तर की ओर बढ़ें। यूएनवी को विदा करने के बाद मुझे युगोडोन से एक नोटिफिकेशन मिला। अगले ट्रांसमाइग्रेशन की जगह एलएनयूआर में बदल दी जाएगी। मुझे लेने के लिए विमान रास्ते में है। जल्द ही मैं विमान में सवार हुआ और खिड़की से बाहर देखते हुए आ भरी। कितनी विडंबना है, इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी वाली सभ्यता को बायोलॉजिकल वॉरफेयर में बनना पड़ा, बायोलॉजिकल वेपन्स पर रिसर्च करनी पड़ी। जल्द ही विमान लैंड हुआ और मैं नीचे उतरा। धूल भरी गर्म हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। एक युवती पास आई और बोली, नमस्ते, मैं इंसिनु हूं, आपकी साइकोलॉजिस्ट। मैंने सॉन सी की तरफ देखा जो काफी समय से इंतजार कर रहे थे। सॉन सी मुस्कुराए और बोले, अब आप एक इंटरनेशनल की प्रोटेक्शन ऑब्जेक्ट हैं। हमें डर है कि उस दुनिया में आपको कोई ऐसा सदमा न लगे जिससे आपकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़े। ये लेडी वो स्पेशलिस्ट हैं जिन्हें देश ने आपकी साइकोलॉजिस्ट के तौर पर नियुक्त किया है। मैंने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और अपने सामने चल रहे काउंटडाउन को देखा। 2 घंटे बचे हैं। जब मैं बेस के अंदर गया तो 15 स्पेशल ऑल टेरेन व्हीकल्स मेरे सामने लाइन में खड़े थे। मेरे बगल में खड़ी नीनियो ने कहा, इस बार ऊपर वालों ने आपको मल्टी फंक्शनल ऑल टेरेन व्हीकल्स दिए हैं। स्क्वाड की संख्या भी 40 तक पहुंच गई है। यह आपकी सुरक्षा के लिए देश की गंभीरता को दिखाता है। मैंने व्हीकल के मटेरियल को छुआ। ये बहुत मोटा है। ये मेरे द्वारा देखे गए किसी भी व्हीकल से ज्यादा मजबूत है। यहां तक कि इसकी पेंट भी खास है। गोलियां इस पर सिर्फ निशान छोड़कर फिसल जाती हैं। जल्द ही टीम की मीटिंग के साथ मेरी आंखों के सामने का काउंटडाउन 0 होने वाला है। बेस के अंदर स्पीकर से भी काउंटडाउन की आवाज गूंजी। मेरी आंखों में फिर से एक नीली रोशनी चमकी। सोन ने आदेश दिया। स्पेशल फोर्सेस के दस्ते ने गाड़ियां चलाईं। पहले मैंने सोन सी से नजरों ही नजरों में बात की और फिर अंदर चला गया। साइंटिफिक रिसर्च ग्रुप भी पीछे पीछे आया। मेरी आंखों के सामने फिर अंधेरा छा गया। जब मेरी आंखों की रोशनी वापस आई तो मैं फिर से ज़ॉम्बीज से भरी उस दुनिया में था। इस बार ये पिछली बार से अलग है। इस बार ट्रांसमाइग्रेशन सीधे उसी पार्किंग लॉट में हुआ जहां से मैं पहले गया था। ड्राइवर की सीट पर बैठे सोन सी ने रेडियो के जरिए निर्देश दिए। ड्रैगन स्लेयर स्क्वाड सबसे आगे, ब्लैक ड्रैगन स्क्वाड सबसे पीछे, मैं और साइंटिफिक रिसर्च ग्रुप बीच में, वॉर ड्रैगन स्क्वाड किनारों पर। हमारा लक्ष्य 200 किलोमीटर उत्तर में ग्लियू का बिग चेंज एनर्जी सेंटर है। ये कंफर्म करने के बाद कि सबको निर्देश मिल गए हैं, गाड़ियों का काफिला तुरंत निकल पड़ा। इंजन की आवाज ने आसपास के ज़ॉम्बीज को अपनी ओर खींचा। काफिले की ऑल टेरेन व्हीकल्स ने कई ज़ॉम्बीज को सीधे कुचलते हुए समस्या को आसानी से हल कर दिया। व्हीकल के ऊपर से मैकेनिकल आवाज आई और ड्रोन हवा में उड़ गए। नजदीकी इलाके की रेकी करने लगे और आसपास के इलाके का रियल टाइम टेरेन भेजने लगे। सब कुछ ठीक होने के बाद सोनसी ने मॉनिटरिंग से अपनी नजर हटाई और मेरी तरफ देखा, पूछा, काउंटडाउन क्या है? इस बार मैंने अपने सामने वाले काउंटडाउन को देखा। 3 दिन। सोनसे ने यह सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ी। इस बार इतना लंबा वक्त? मैं मुस्कुराया और कहा, इन ट्रांसमाइग्रेशंस के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि कुछ और ट्रांसमाइग्रेशंस के बाद मैं पोर्टल के सही समय को कंट्रोल कर पाऊंगा। यह सुनकर सोन सी की आंखें चमक उठी। सच में, अगर हम वाकई खुलने का समय कंट्रोल कर सकें तो हमें इतना बेबस नहीं होना पड़ेगा। हम जब चाहे तब यात्रा कर सकेंगे। मैं कब यात्रा करूंगा? मैंने बिना कुछ कहे शरारत से पलकें झपकाईं, उन्हें अंदाजा लगाने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब मैं सॉन्से से बातें कर रहा था तभी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे टीम के सदस्य ने हमें रेडियो पर साउथ वेस्ट दिशा में देखने के लिए कहा। सॉन्से और मैंने एक साथ देखा और करीब 1 किलोमीटर दूर एक 20 मीटर ऊंचा विशालकाय ज़ॉम्बी देखा। वो धीरे धीरे चल रहा था। उसके पीछे नीली त्वचा और विकसित मांसपेशियों वाले ज़ॉम्बीज का एक झुंड था। मैंने एक गहरी सांस ली। ज़ॉम्बी सच में इस हद तक इवॉल्व हो सकते हैं। सॉन्स ने तुरंत काफिले को दूर जाने का आदेश दिया। हम पुराने रास्ते के बजाय एक वैकल्पिक रास्ते पर आगे बढ़े। जब हमें विशालकाय ज़ॉम्बी दिखना बंद हो गया तो सॉन्स ने रेडियो लिया और अपनी नजरें जमा ली। कोई भी इसे हल्के में न ले। विशालकाय ज़ॉम्बीज का दिखना वायरस की दहशत को दिखाता है। यह जानकारी से कहीं ज्यादा खतरनाक है। जरूर ऐसे खतरे होंगे जिनका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। सबको हिम्मत जुटानी होगी। जवाब देते समय सावधान रहें। रेडियो पर मैसेज भेजने के बाद सॉन्स ने खामोश शहर की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ज़ॉम्बी संकट इतना सीधा नहीं है जितना कि काबू से बाहर हो जाना? मिसाल के तौर पर अभी वाला विशालकाय ज़ॉम्बी। मुझे पूरा शक है कि यह स्टार एम्पायर द्वारा जानबूझकर बनाया गया एक लिविंग वेपन है। बस ये हथियार आखिरकार काबू से बाहर हो गया। मैंने सॉन्सी की बातें सुनी और चुप रहा। आसमान धीरे धीरे काला हो गया। अंधेरे में कुछ सितारे नजर आए। रेडियो पर एक साथी की आवाज आई, कैप्टन, सामने 12 बजे की दिशा में कुछ संदिग्ध लोग हैं। हमें जाकर देखना होगा। अगर ये सर्वाइवर्स का बेस निकलता है तो यकीनन इस दुनिया के बारे में और जानकारी मिलेगी। सॉन्स ने कुछ सेकंड सोचा
और मना कर दिया, आगे बढ़ते रहो, फालतू की मुसीबत मोल मत लो। हमारा लक्ष्य एंग्लियो का फ्यूजन एनर्जी सेंटर है। काफिला 2 घंटे तक चलता रहा। आखिरकार हम एंग्लियो के फ्यूजन एनर्जी सेंटर पहुंच गए। छत पर लगा ड्रोन रेकी के लिए ऊपर उड़ा। सेंटर के अंदर का नजारा जल्द ही स्क्रीन के बीच में दिखाई देने लगा। ऊर्जा का विशाल ढेर ढह गया था। ऊंची इमारतें गिरी हुई थीं, हर तरफ हड्डियां दिखाई दे रही थीं। वहां बहुत सारे बुरी तरह क्षतिग्रस्त मिलिट्री इक्विपमेंट भी हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ एक क्रूर लड़ाई हुई थी। ड्रोन की जांच खत्म हुई। सोनसी ने तुरंत एक बेस ऑफ ऑपरेशंस बनाने का आदेश दिया और काफिले में एक सुरक्षा टीम छोड़ दी। अगर कोई स्थिति हो तो तुरंत रिपोर्ट करें। बाकी सब मेरे साथ आए। सब धीरे धीरे मेन कैनाल के जरिए आगे बढ़े। जॉम्बीज के दहाड़ने की आवाज बीच बीच में सुनाई दे रही थी। जब कुछ जॉम्बीज ने हलचल नोटिस की तो सैनिकों ने तुरंत साइलेंसर्स वाली बंदूकों का इस्तेमाल किया। एक हल्की आवाज के बाद जॉम्बीज एक एक करके गिरते गए। सुन ने दीवार पर संकेतों को खोजा। वो टीम को एंग्लियो सेंटर के कंट्रोल रूम में ले गया। जॉम्बीज का सफाया करने के बाद रिसर्च टीम अंदर गई। छोड़े गए डेटा के जरिए सबको पता चला कि इसे 200 साल पहले बनाया गया था। उस समय स्टार एम्पायर में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसके पास नोबेल टाइटल थी, जिसे फादर ऑफ एंग्लियो कहा जाता था, जिसने अकेले ही न्यूक्लियर फ्यूजन की 10 मुख्य कठिनाइयों को पार कर लिया था, जिससे साम्राज्य की न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की थी। ये पावर प्लांट भी एम्पायर का एक चमत्कार बन गया था। फिर सब एनर्जी कोर की तरफ गए। रिसर्च टीम ने एक सैम्पलिंग डिवाइस निकाला। एक मिडिल एज रिसर्चर ने बड़े एक्साइटेड होकर कोर मटेरियल को देखा। यहाँ की कोर टेक्नोलॉजी और हीट रेजिस्टेंट लेयर टेक्नोलॉजी ब्लू स्टार से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। मुझे रिसर्च के लिए कुछ सैंपल्स ले जाने होंगे। रिसर्च टीम ने वीडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट निकाला और ध्यान से सेंट्रल एरिया को रिकॉर्ड किया। जैसे जैसे सैंपलिंग आगे बढ़ी, उस मिडिल एज रिसर्चर का चेहरा और भी खुशी से खिल गया। इन मटेरियल्स का एक्यूमुलेशन काफी स्टेबल है। इसमें नेचुरल स्टेबिलिटी और रेडिएशन रेजिस्टेंस है, और उन्होंने सुपर कंडक्टर के साथ एक क्रिस्टल का भी इस्तेमाल किया है। अगर हम ये सैंपल्स वापस ले गए तो हमारे देश का न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट पक्का बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और शायद पूरी तरह से प्रैक्टिकल स्टेज में एंटर कर जाएगा। ये नामुमकिन नहीं है। इन बातों ने पूरी रिसर्च टीम में एक नया जोश भर दिया। सब उम्मीद कर रहे थे कि वे देश के लिए अपना योगदान दे सकें और साइंटिफिक रिसर्च के हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करा सकें। उस मिडिल एज रिसर्चर ने तुरंत सबको मटेरियल काटकर सैंपल्स को सील्ड बॉक्सेस में रखने का ऑर्डर दिया। जैसे ही सैंपलिंग का काम खत्म हुआ, सॉन्स के ईयरपीस पर रियर टीम से एक वार्निंग आई। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 2 जायंट ज़ॉम्बीज देखे गए हैं। वे 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेजी से बढ़ रहे हैं और 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अंदाजा है कि वे 10 मिनट में यहां पहुंच जाएंगे। सनसी का चेहरा उतर गया और उसने तुरंत ऑर्डर दिया, फौरन हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक माइंस बिछाओ और फायरिंग के लिए तैयार हो जाओ। फिर वह मेरी और रिसर्च टीम की तरफ मुड़ा। रिसर्च टीम का सारा स्टाफ तुरंत यहां से निकले और पुराने रास्ते से वापस जाए। ऑर्डर मिलते ही सब जल्दी से निकलने की तैयारी करने लगे और एनर्जी सेंटर से बाहर भागे। आधे मिनट बाद मैंने एक गहरी सांस ली और उनके पीछे पीछे हाँफने लगा। जितना हम दरवाजे के पास पहुंच रहे थे, जमीन पर उतनी ही हल्की वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। 10 सेकंड्स बाद पीछे वाले कॉन्वॉय की तरफ से एक धमाके की आवाज आई। मुझे पता था कि हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक माइंस फट गई हैं। इसका मतलब था कि जायंट ज़ॉम्बीज बिल्कुल पास ही थे। सबकी रफ्तार और बढ़ गई और जब तक दूसरा धमाका हुआ, हम कॉन्वॉय तक वापस पहुंच चुके थे। मैंने दरवाजा खोला और बैठ गया। सॉन्स ने एक्सेलरेटर दबाया और इंजन गरज उठा। मैंने पीछे मुड़कर धमाके की तरफ देखा। सिर्फ 3,004,000 मीटर की दूरी पर 2 जायंट ज़ॉम्बीज दहाड़ते हुए आ रहे थे। उनके शरीर से एक शेल्स लटक रहे थे और वे पागलों की तरह कॉन्वॉय की तरफ भाग रहे थे। सन ने मॉनिटर देखा और कुछ सेकंड सोचा। फिर उसने वॉकी टॉकी लिया और कॉन्वॉय को स्पीड कम करने का ऑर्डर दिया। जायंट ज़ॉम्बीज के मूवमेंट पैटर्न्स को टेस्ट करने के लिए उनके बराबर की स्पीड रखो। रिसर्च टीम ध्यान से रिकॉर्डिंग करें। कॉन्वॉय धीरे हुआ और एक टीम मेंबर ने बाहर निकलकर एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल से जायंट ज़ॉम्बी पर निशाना लगाया। एक जोरदार आवाज के साथ बड़ी गोली ज़ॉम्बी के माथे पर लगी और एक छोटा छेद हो गया। लेकिन जायंट ज़ॉम्बी सिर्फ थोड़ा लड़खड़ाया, गुस्से में हारा और तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसके माथे का छोटा छेद तेजी से भर रहा था। मैं हैरानी से देख रहा था, तभी रिसर्च टीम की कांपती हुई आवाज आई। ये रिपेयर सेल्स का एक्सप्लोजन है। ये कोई साधारण लोहा नहीं है। ये पक्का एक डिजाइन ऑर्गेनिज्म है। सोन कुछ सेकंड्स चुप रहा और फिर से ऑर्डर दिया, हाई एक्सप्लोजिव ग्रेनेड्स इस्तेमाल करो। गाड़ी की छत पर बैठे टीम मेंबर्स ने तुरंत एम्यूनेशन बदला और एक धमाके के साथ जायंट ज़ॉम्बी के माथे पर आग का गोला फटा। उसका शरीर असर से लड़खड़ाया और वह गिर गया, लेकिन अगले ही पल वह फिर खड़ा हो गया। उसके माथे की ऊपरी स्किन हट गई थी
और अंदर मेटालिक चमक वाला सबडर्मल टिश्यू दिख रहा था। रिसर्च टीम के लोग हैरानी में चिल्ला पड़े। ये बायोमेटालिक टिश्यू है जो सेल्स की गोल्ड स्ट्रक्चर को रीराइट करके बनाया गया है। ये तो अविश्वसनीय है। सोन ने सुना और सीधे बर्स्ट कैनन्स इस्तेमाल करने का ऑर्डर दिया। टीम मेंबर्स ने बर्स्ट कैनन सेट किए और जायंट ज़ॉम्बी पर गोलियों की बौछार कर दी। बार बार होने वाले धमाकों के बाद जायंट ज़ॉम्बी फिर से जमीन पर गिर गया, लेकिन तुरंत खड़ा हो गया। उसने कॉन्वॉय की तरफ भागना जारी रखा। उसके शरीर के सिर्फ कुछ हिस्सों में मेटालिक चमक दिख रही थी। रिसर्च टीम ने तुरंत नतीजा निकाला कि ऑर्डिनरी वेपन्स बेअसर हैं। जायंट ज़ॉम्बी की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। फायर अटैक कोशिश की जा सकती है। सोन ने तुरंत ऑर्डर दिया, इंडिविजुअल थर्मोबैरिक बॉम्ब्स तैयार करो, सारी गाड़ियां सेफ डिस्टेंस पर पीछे हट जाओ। एक छोटा मशरूम क्लाउड उठा और हजारों डिग्रीज की हाई टेम्परेचर चारों तरफ फैल गई। चेहरे पर एक तेज गर्म लहर लगी और जब आग और धुआं कम हुआ तो जायंट ज़ॉम्बी की आउटर लेयर जलकर चिपचिपी हो गई थी, लेकिन वो मरा नहीं था और लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। वह बिना किसी दिशा के भटकने लगा। रिसर्च टीम ने रेडियो पर बताया कि हाई टेम्परेचर की वजह से जायंट ज़ॉम्बी के देखने और सूंघने की क्षमता खत्म हो गई है। सेल रिकवरी की स्पीड के हिसाब से उसे ठीक होने में 2 दिन लगेंगे, जिसका मतलब है कि हाई टेम्परेचर वाली आग से उनका खतरा कुछ समय के लिए काफी कम किया जा सकता है। सन ने यह सुना और स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स छोड़ने का ऑर्डर दिया। व्हाइट फॉस्फोरस और थर्माइट बॉम्ब्स गिराओ। गाड़ी की छत से कई ड्रोन्स एम्यूनिशन लेकर उड़े और बचे हुए जायंट ज़ॉम्बी पर व्हाइट फॉस्फोरस और थर्माइट बॉम्ब से हमला किया। तेज आग ज़ॉम्बी के पूरे शरीर पर फैल गई। जायंट ज़ॉम्बी दर्द से कराहने लगा और उसकी आंखों की रोशनी और सूंघने की शक्ति खत्म हो गई। वो बिना सिर पैर के यहां वहां भागने लगा। टेस्टिंग का काम पूरा हो गया था। सोन ने तुरंत कॉन्वॉय को तेज भागने का ऑर्डर दिया। उसने शुई लिथोग्राफी सेंटर की लोकेशन सेट की और पूरी रफ्तार से वहां चल पड़ा। 1 घंटे बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए। सबने टेढ़े हो चुके अलॉय डोर को जबरदस्ती खोला और अंदर सब कुछ तहस नहस था। हर तरफ लड़ाई के निशान थे और गोलियों के खोखे बिखरे हुए थे। सॉन्स ने एक टूटा हुआ चिप उठाया और रिसर्च टीम को दिया। रिसर्चर ने उसे हाथ में लेकर देखा और हैरानी से बोला, यह एक डिटेक्टर की सीक्रेट स्ट्रक्चर है। इससे पता चलता है कि ये लोग नैनो स्केल पर स्टेबल प्रोडक्शन कर सकते हैं। रिसर्च टीम ने फिर कोने में रखी एक मशीन देखी। उसे समझने के बाद उन्होंने कहा, यह एक क्वांटम इंटेलिजेंट कैलिब्रेशन सिस्टम है। इनकी मशीन्स को इंसानों की जरूरत नहीं है। ये खुद ही अपनी गलतियां ठीक कर सकती हैं। सब और आगे बढ़ते गए और उनके सामने एडवांस टेक्नोलॉजी वाली लिथोग्राफी मशीन्स की लंबी लाइन आ गई। रिसर्च टीम ने टेस्टिंग इक्विपमेंट निकाले और नतीजा निकाला कि स्टार्टअप सिस्टम तो खराब है, लेकिन कंट्रोल लॉजिक अभी भी ठीक है। इसका कोर एक ऑसिलेशन इंटरफेरेंस मोटर है और वह पूरी तरह सही सलामत है। अगर हम कुछ सैंपल्स ले गए तो हमारे देश के चिप्स बहुत तेजी से डेवलप होंगे और हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सॉन्सी की आंखों में खुशी दिखी और उसने टीम मेंबर्स से की मॉड्यूल्स निकालने में मदद करने को कहा। उन्होंने उन्हें स्टोरेज बॉक्सेस में रखा और आगे बढ़ने की तैयारी की। उसी समय रेडियो पर गार्ड टीम की आवाज आई, कैप्टन, कुछ सर्वाइवर्स पास आ रहे हैं। 3 लोग हैं और अभी तक उनके पास कोई वेपन नहीं दिखा है। सब यह सुनकर हैरान रह गए। क्या सच में कोई बचा हुआ है? सोन भी थोड़ा हैरान था और उसने तुरंत इलॉन टीम को रिसर्च टीम के साथ बात करने भेजा और साथ ही ड्रोन की लाइव फुटेज चालू कर दी। इलॉन टीम और रिसर्च टीम सर्वाइवर्स के सामने रुके। बीच में लाशों का ढेर था। उनमें से एक आदमी जमीन पर कुछ लिख रहा था। ट्रांसलेशन के बाद पता चला कि वो सोने के बदले खाना और पानी चाहता है। इलॉन टीम को सोना नहीं चाहिए था। उन्होंने बस कुछ सप्लाईज उनकी तरफ फेंक दी और फिर कुछ जानकारी मांगी। पता चला कि जायंट ज़ॉम्बीज सबसे ताकतवर नहीं है, उनसे भी ज्यादा खौफनाक ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी देखा नहीं। ये लोग 3050 लोगों की एक छोटी सर्वाइवर बेस से आए थे। ज़ॉम्बी आउटब्रेक की वजह उन्हें नहीं पता थी। इलॉन टीम ने फिर उन तीनों को जानेगा। सब इलॉन टीम के साथ मिले और लिथोग्राफी मशीन मटेरियल के माइनिंग एरिया में पहुंचे। यहाँ एक रेयर कार्बन रिवेट सुपरकंडक्टर मिनरल था। रिसर्च टीम ने सैंपल्स लिए ताकि धरती पर ले जाकर आर्टिफिशियल सिंथेसिस की कोशिश की जा सके। जब सारा काम पूरा हो गया तो सब आराम करने के लिए कॉन्वॉय में वापस आ गए। मैं सीट से टेक लगाकर बैठ गया। बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी और मैं गहरी नींद में सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरी आंखों के सामने काउंटडाउन सिर्फ 5 मिनट का था। कॉन्वॉय तैयार था। सॉन्स ने मेरा कंधा थपथपाया और मुस्कुराया। सो मत, अब हम वापस जा सकते हैं। मैंने झिझकते हुए सिर हिलाया। जैसे ही काउंटडाउन 0 हुआ, वही जानी पहचानी ब्लू लाइट की दीवार मेरे सामने आ गई और कॉन्वॉय एक एक करके उसमें चला गया। सब कुछ अंधेरा हो गया और जब रोशनी वापस आई तो मैं NNUR के अंडरग्राउंड आइसोलेशन कैप्सूल में था। ऊपर लगे स्पीकर से आवाज आई, दोनों तरफ से व्हीकल्स की वापसी कंफर्म हो गई है, सारा स्टाफ तैयार हो जाए।
सैचुरेटेड डिसइंफेक्शन प्रोग्राम चालू करें। एक गाड़ी सफेद धुंध ने तुरंत कॉन्वॉय को घेर लिया। सफेद धुंध हटने के बाद मैं सॉन्से और बाकी लोग एक एक करके गाड़ी से बाहर आए। रिसर्च टीम ने तुरंत अपने नतीजे लीडर्स को बताए। सॉन्सी ने पूरे एक्शन की रिपोर्ट दी। जब योदन को जायंट ज़ॉम्बीज के बारे में पता चला तो उसने तुरंत फैसला किया, अगली बार जब हम पार करेंगे तो ऑफ रोड व्हीकल्स नहीं बल्कि सीधे मेन बैटल टैंक्स इस्तेमाल करेंगे जो नए आर्मर पियर्सिंग शेल से लैस होंगे। इन बातों ने कॉन्फ्रेंस रूम में सबको हैरान कर दिया। मेन बैटल टैंक्स देश के सबसे बड़े वेपन्स हैं और आर्मर पियर्सिंग शेल्स के साथ उनकी ताकत गजब की है। ये मॉर्टर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। लेकिन युगोदॉन अभी रुका नहीं था और उसने फ्लेम थ्रोअर्स लाने का भी ऑर्डर दिया। कॉम्बैट का असली राजा बॉर्ड। इस हथियार की विस्फोटक ताकत 6 TNT बार्स के बराबर है। जब सबने ये खबर सुनी तो उनके मुंह इतने खुले रह गए कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनमें ढेर सारे बत्तख के अंडे समा सकते थे। देश ने वास्तव में इस तरह के हाई पावर हथियार निकाल लिए थे। कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलने के बाद एनसीयू ने मुझसे कुछ देर बात की। उसने मुझे आधे घंटे का एक मोटिवेशनल भाषण दिया। ये जानकर कि अगली यात्रा में 5 दिन बाकी हैं, उसने मुझसे सीधे 4 दिन की छुट्टी मांग ली। आखिरकार एनसीयू और ब्लैक ड्रैगन टीम के 2 सदस्यों के साथ हम येलो माउंटेन चढ़ने गए। पहाड़ की ढलान पर खड़े होकर मैं नीचे शहर के हजारों घरों की रोशनियों को देख रहा था, अपने ख्यालों में खोया हुआ। जब मैं जुआन मिंडन की चोटी पर पहुंचा तो ठीक उसी समय सूर्योदय हुआ। मैं जोर से चिल्लाया। मेरे अंदर जमा सारा डर बाहर निकल गया। उसके बाद हम वापस मोड़ आ गए। ये वही जगह है जहां मैं बड़ा हुआ हूं। लेकिन लैंड करने के कुछ ही घंटों बाद मेरी मुलाकात मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से हुई। उसने एक महंगे सूट वाले आदमी का हाथ पकड़ा हुआ था। वो सुइन था। सू ने एनीनू को देखा। उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। जैसे ही मैं जाने वाला था उसने मुझे रोक लिया। सू इंसू के पास आया, उसका चेहरा देखा और उसके चेहरे पर लालच के भाव आ गए। इसकी कीमत बताओ। 10,000। ये क्या है? 5 लाख। तुम जो चाहो कह सकते हो। आखिर मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लेवल की खूबसूरती सच में दुर्लभ है। मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की तरफ देखा। वो झिझकते हुए मुस्कुराई, लेकिन फिर भी उसने सुइन का हाथ नहीं छोड़ा। यही पैसे की ताकत है। अगर बात नहीं बनी तो 1 मिलियन। सू ने देखा कि इंसियो कोई रिएक्शन नहीं दे रही है तो वो थोड़ा नाराज हो गया। उसे लगा कि उसकी राय में इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे पैसे से न खरीदा जा सके। लेकिन जल्द ही वह दंग रह गया। इंसियो ने जैसे मिलियन की बात सुनी ही नहीं थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और दूसरों की परवाह किए बिना पूछा, क्या ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है? ये तो कुछ खास नहीं है। ये कहने के बाद उसने उन दोनों के उतरे हुए चेहरों को नजरअंदाज किया और मुझे सीधे खींच कर ले गई। दोपहर में इंसियो मुझसे पुरानी मजेदार बातें कर रही थी। ब्लैक ड्रैगन टीम का एक सदस्य मेरे पास आया और फुसफुसाया, कोई आप पर हमला करने वाला है। हमने पास के सिक्योरिटी ऑफिस से संपर्क कर लिया है। आपको सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मैं इनिनो के साथ बातें करता रहा। 10 मिनट बाद सिक्योरिटी ऑफिस के लोग आए और उन्होंने तेजी से संदिग्धों को काबू में कर लिया। पूछताछ के बाद पता चला कि ये लोग सुमीन के आदमी थे। चूंकि दिन में सड़क पर सुमीन की बेइज्जती हुई थी, इसलिए उसने मुझे सबक सिखाने के लिए लोग भेजे थे। जब यून को इस बारे में पता चला तो उसने कहा कि वह उसे सख्त सजा देगा। उसने तुरंत सुमीन के पिता और बेटे के गैरकानूनी कामों की जांच के लिए लोग भेजे। साथ ही उनके पीछे के नेटवर्क का भी पता लगाया और उन सबको जड़ से उखाड़ फेंका। कुछ ही दिनों में सुमीन का पिता और बेटा जेल में थे। मैंने भी काफी मजे कर लिए थे। काउंटडाउन में 2 दिन बचे देखकर मैं इंसियो और दूसरों के साथ नूर वापस लौट आया और सोन से सिला फिर से निकलने की तैयारी करने के लिए। काउंटडाउन के आखिरी दिन मैंने बेस पर 10 मेन बैटल टैंक्स और 10 आर्मर्ड व्हीकल्स देखे। मेरा दिल धक से रह गया। सॉन्स ने एक तरफ खड़े होकर बताया, चाहे टैंक हो या बख्तरबंद गाड़ियां, इनका सारा इक्विपमेंट खास तौर पर बनाया गया है और ये लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम से लैस है। जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचा, नीली रोशनी का पर्दा फिर से दिखाई दिया और टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां गरजते हुए अंदर चले गए। मैं टैंक के कमांड रूम में बैठा, रेडियो उठाया और कहा, इस बार काउंटडाउन 3 दिनों का है। समय काफी है। चलो उन जायंट ज़ॉम्बीज को ढूंढते हैं। अपनी फायर पावर आजमाओ। सॉन्स के आदेश पर राडार ने हाई फ्रीक्वेंसी सर्च शुरू कर दी। काफिला आगे बढ़ने के कुछ ही देर बाद उन्हें एक जायंट ज़ॉम्बी मिला। एक ड्रोन हवा में उड़ा। उसकी फुटेज टैंक के अंदर रियल टाइम में प्रोजेक्ट हुई, जो सीधे शहर के बीचों बीच धीरे धीरे चल रहे जायंट ज़ॉम्बी को टारगेट कर रही थी। इसके शरीर पर अभी भी काफी हिस्सा जला हुआ है। ये वही है जिससे हम पहले मिले थे, साइंटिफिक रिसर्च टीम के लोगों ने हैरानी से कहा। वाकई इस तरह की सेल एक्टिविटी से कुछ ही दिनों में बुनियादी तौर पर ठीक होने देती है। सॉन्स ने आदेश दिया कि टैंक नंबर 1 तुरंत फायर करे। एक धमाके के साथ विशाल गोला सटीक निशाने पर लगा और जायंट ज़ॉम्बी का सिर सीधे उड़ गया। सिर दूर जा गिरा, जमीन चमक उठी और थर्मल कैमरा ने सब कुछ कैद कर लिया। असर देखकर सबको राहत मिली और रेडियो पर युआन फू की आवाज आई।
अगर टैंक के गोले भी इसे नहीं मार पाते तो हमें आगे का पूरा प्लान बदलना पड़ता। रिसर्च टीम के लोग उत्साहित थे और उन्होंने पूरे ज़ॉम्बी हॉर्ड को खत्म करने का सुझाव दिया। जायंट ज़ॉम्बी की अंदरूनी बनावट का अध्ययन करने के लिए सॉन्स ने उनकी बात मान ली और आर्मर्ड व्हीकल्स को आगे बढ़ने का आदेश दिया। रॉकेट लॉन्चर और कई तरह की गोलीबारी ने उस इलाके को तहस नहस कर दिया और जल्द ही ज़ॉम्बी हॉर्ड का सफाया हो गया। सॉन्स ने दोबारा आदेश दिया कि ड्रोन्स चेक करें कि कोई सर्वाइवर्स तो नहीं है। सुरक्षा पक्की होने के बाद रिसर्च टीम ब्लैक ड्रैगन स्क्वाड की सुरक्षा में जायंट ज़ॉम्बी की लाश के पास पहुंची। ड्रोन की फुटेज के जरिए मैंने देखा कि दस्ताने पहने हुए रिसर्चर्स एक हथियार से ज़ॉम्बी के शरीर को ठोक रहे थे, जिससे धात्विक गूंज सुनाई दे रही थी। उन्होंने स्कैनर्स निकाले और कहा, बोन मारो की डेंसिटी नॉर्मल अलॉय से भी ज्यादा है, कम से कम 300 मिलीमीटर मोटी आर्मर प्लेट के बराबर। मुझे इसका एक हिस्सा काटकर रिसर्च के लिए ले जाना होगा। एक हाई प्रिसिशन इलेक्ट्रिक आरी तुरंत चालू हो गई। राडार ने सर्वाइवर्स के एक ग्रुप को स्कैन किया। ड्रोन ने कंफर्म किया कि ये वही लोग थे जो पिछली बार मिले थे। टैंक उनकी दिशा में मुड़ा। फिर वह आदमी जिससे पिछली बार सप्लाईज एक्सचेंज किए थे पास आया। ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर के जरिए हमें पता चला कि उसका नाम ड्यूक था। ड्यूक ने कहा कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। सर्वाइवर्स ने अपने हथियार डाल दिए। ब्लैक ड्रैगन स्क्वाड ने चेक किया कि सब सुरक्षित है। तब मैं टैंक से नीचे उतरा। वॉर ड्रैगन स्क्वाड के मेंबर्स ने तुरंत मुझे सुरक्षा के लिए घेर लिया। ड्यूक की नज़र मुझ पर पड़ी। वो कुछ कदम आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर आभार जताया और बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार आपने जो सप्लाईज दिए थे उनसे हमें बहुत मदद मिली। कोई बात नहीं, बस पानी और खाना ही तो था। वैसे आप लोग कहाँ से आए हैं? ड्यूक ने बताया कि वे पश्चिम में एक छोटे सर्वाइवर्स बेस से आए हैं। वे इस बार खाने की तलाश में निकले थे। यहाँ धमाके की आवाज़ सुनकर वे देखने चले आए। उसने उत्सुकता से ये भी पूछा कि हम कहाँ से हैं। उसने कहा कि उसने इतने पावरफुल हथियार कभी नहीं देखे। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बहुत दूर से आया हूँ, यहाँ के हालात की जांच करने आया हूँ। ड्यूक की नज़र पीछे खड़े टैंक और बख्तरबंद गाड़ी पर पड़ी। उसका चेहरा ईर्ष्या से भरा था। आपके हथियार बहुत ताकतवर दिखते हैं। मैंने जितने भी देखे हैं उन सबसे ज़्यादा। ये सब हमारे देश ने विकसित किए हैं और इनसे भी ज़्यादा ताकतवर हथियार हमारे पास हैं। ड्यूक के चेहरे पर अचरज के भाव थे। क्या इनसे भी पावरफुल हथियार हैं? थोड़ी देर चुप रहने के बाद ड्यूक ने अपनी बात रखी। क्या आपके पास और खाना है? हमारे बेस पर भी राशन खत्म हो रहा है। यहाँ सोना है, मैं इसके बदले कुछ पानी और खाना ले सकता हूँ। ड्यूक कांपा और माफी मांगी। शुक्रिया। फिर टैंकों का काफिला दक्षिण पश्चिम दिशा में माइनिंग एरिया की ओर बढ़ा। 7-8 घंटे बाद आखिरकार हम माइनिंग एरिया पहुंच गए। ब्लैक ड्रैगन स्क्वाड ने चारों तरफ सुरक्षा पक्की की। ड्रैगन हंटर स्क्वाड और वॉर ड्रैगन स्क्वाड ने माइनिंग एरिया की तलाशी ली। रिसर्च टीम ने जानकारी जुटाई। जल्द ही सबको करीब 2 टन मिनरल मिला, जिसमें स्पिरिचुअल कोल और सुपर स्टील मिनरल शामिल थे। कुछ दुर्लभ मिनरल्स भी मिले। खतरा 200 मीटर पर उम्री। सॉन्स चिल्लाया। मैंने ऊपर देखा तो दूर एक आम ज़ॉम्बी नजर आया और उसी समय मैंने बटन दबाया, लेकिन अगले ही पल बख्तरबंद गाड़ी ने उसे सीधे कुचल दिया और उसका कीमा बना दिया। जब पोर्टल के लिए 1 घंटा बचा था तब तक सबने माइनिंग का काम पूरा कर लिया था और टैंकों व गाड़ियों में बैठकर बातें कर रहे थे। इस बार काफी कुछ हाथ लगा। हमने न सिर्फ प्लॉट ज़ॉम्बीज को खत्म किया और उनके सैंपल लिए, बल्कि इतने सारे मिनरल्स भी इकट्ठे किए। अगर इन मिनरल्स को वापस ले जाकर उन पर रिसर्च की जाए तो देश की टेक्नोलॉजी का लेवल यकीनन बहुत बढ़ जाएगा। मैंने सबको देखा, सबके चेहरों पर मुस्कान थी। मैं भी खुशी से मुस्कुराया। जल्द ही समय के साथ मेरी आंखों के सामने का काउंटडाउन 0 पर पहुंच गया। पोर्टल फिर से खुला। सबके सामने एक नीली रोशनी आई, लेकिन इस बार मुझे अपने दिल में कुछ अलग महसूस हुआ। मेरे मन में एक विचार आया, इसे बड़ा होने दो। उस नीली रोशनी का किनारा सच में थोड़ा फैल गया, इसे छोटा होने दो। जो किनारा अभी फैला था वह फिर से सिकुड़ गया। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने फिर कोशिश की। यह पोर्टल वास्तव में मेरे विचारों को महसूस कर सकता था। फिर मैंने उसे बंद करने और फिर खोलने के लिए कंट्रोल किया। वह नीली रोशनी सच में बंद हुई और फिर से खुल गई। मेरे आसपास के लोग पोर्टल को बंद और खुलते देख दंग रह गए। आखिरकार सॉन्स ने कांपते हुए पूछा, क्या तुम पोर्टल को कंट्रोल कर सकते हो? मैंने उत्साह के साथ जवाब दिया। यह सुनकर सॉन्स से बहुत खुश हुआ। अब ये कोई रैंडम पोर्टल नहीं है, बल्कि एक स्टेबल क्रॉस बॉर्डर चैनल है। यह ऐतिहासिक लेवल की कामयाबी है, जिसका मतलब है कि भविष्य की रणनीति में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। देश अब और तेजी से विकसित होगा। एक नए मौके में प्रवेश करते हुए उस रोमांच के बाद सबने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां पोर्टल की ओर बढ़ा दी। फिर से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी दृष्टि वापस आई तो मैं लोप नूर वापस लौट चुका था। पोर्टल की सफाई डिसइंफेक्शन की एक सीरीज के बाद सॉन्स ने तुरंत यह खबर दी, देश ने जल्द ही एक आदेश जारी किया। लोक नूर को केंद्र बनाकर औपचारिक रूप से एक वर्ल्ड डेवलपमेंट बेस स्थापित किया जाए। 1 हफ्ते बाद हजारों साइंटिस्ट वहां पहुंचे।
मिलिट्री कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग का विस्तार हुआ। सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में और दर्जनों इमारतें देखते ही देखते खड़ी हो गईं। दो भारी हथियारों वाले सिंथेटिक एल्यूमिनियम ग्रुप्स बेस पर तैनात किए गए। पोर्टल के इस्तेमाल को लेकर मेरी समझ और गहरी हो गई। मैं एनर्जी फ्लो को कंट्रोल कर सकता था ताकि पोर्टल को 3 मोड्स में सेट कर सकूं, आना जाना प्रतिबंधित, एक तरफा और दो तरफा। बुधवार को मुझे सरकार से एक आदेश मिला। उन्होंने मुझे पोर्टल खोलने के लिए एक बड़े मैदान में जाने को कहा। मैं थोड़ा घबरा गया। जब मैं मैदान में पहुंचा तो मैंने लोगों की घनी भीड़ देखी। कई रॉकेट गाड़ियां और टैंक 7-8 लाइनों में खड़े थे। मैंने 10 मीटर और 20 मीटर से ज्यादा लंबे मिसाइल लॉन्चर भी देखे। उस हैरानी के बाद मुझे समझ आया कि देश अब औपचारिक रूप से दूसरी दुनिया में कदम रखने वाला है, वरना वे 2 भारी हथियारबंद सिंथेटिक एल्यूमिनियम ग्रुप्स भेजने का प्लान नहीं बनाते। इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर नीली रोशनी निकाली। उस विशाल मैदान में 100 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा पोर्टल दिखाई दिया। स्टील का एक सैलाब गरजते हुए व्यवस्थित तरीके से पोर्टल के अंदर गया और एक एक करके दूसरी दुनिया में दाखिल हुआ। एक हफ्ते बाद मैं दूसरी दुनिया के कमांड सेंटर के ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और उस बेस को देख रहा था जो बहुत बदल चुका था। भारी हथियारों वाली सिंथेटिक एल्यूमिनियम ग्रुप्स ने एक अच्छी जगह चुनी थी। वे शहर के बाहरी इलाके में माइनिंग एरिया के पास तैनात थे ताकि शहर से कुछ संसाधन मिल सकें और माइनिंग में भी आसानी हो। पर यह मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि मिलिट्री कंस्ट्रक्शन भी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है। बेस पर जबरदस्त काम हुआ और 5 दिनों में एक सैटेलाइट लॉन्च बेस बना लिया गया और इस दुनिया का पूरी तरह पता लगाने के लिए ड्रोन्स का बेड़ा छोड़ दिया गया। शायद बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। उनके शरीर की गंध ज़ोंबीज ने पकड़ ली। शहर के ज़ोंबीज ने 7 से 8 हजार लोगों का एक झुंड बनाया और बेस पर हमला कर दिया। बेस के सैटेलाइट ने ज़ोंबीज की होड़ को पहली बार डिटेक्ट किया। अचानक अलार्म बजने लगा। दूसरी दुनिया के सब कमांडर हांग जान ने तुरंत एक हेविली आर्म्ड एल्यूमिनियम सिंथेटिक ग्रुप्स की कमान संभाली और मोर्चे पर तैयार हो गए ताकि सुरक्षा पूरी तरह पक्की रहे। यहां तक कि बचाव के लिए रॉकेट व्हीकल्स और टैंक्स को भी तैयार रखा गया था। जैसे ही ज़ॉम्बीज फायर कवरेज की सही रेंज में आए, उन्होंने तुरंत लॉन्ग रेंज आर्टिलरी यूनिट्स को फायर अटैक्स करने का आदेश दिया। ड्रोन से आ रही स्क्रीन पर मैंने देखा कि 10 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स के पीछे के दरवाजे खुले और उनसे शेल्स निकलने लगे जो 10 किलोमीटर दूर खड़ी ज़ॉम्बीज की होड़ पर हमला कर रहे थे। फिर मैंने देखा कि ज़ॉम्बीज के बीच दर्जनों छोटे मशरूम क्लाउड्स उठ रहे हैं। धमाकों में ज़ॉम्बीज के परखचे उड़ गए। कुछ मिनटों के बाद फायरिंग रुक गई। कमांड रूम को ऑब्जर्वर की रिपोर्ट मिली, टारगेट एरिया में जीवन का कोई निशान नहीं है। ये मान लिया गया कि ज़ॉम्बीज की होड़ पूरी तरह खत्म हो गई है। क्या ये देश की ताकत है? ये वाकई बहुत डरना है। लगभग 10,000 ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप बिना अपना चेहरा दिखाए ही साफ कर दिया गया। मुझे सच में शक होता है कि वो ज़ॉम्बी मूवीज कैसे बनाई जाती थीं। उन देशों को तो वाकई ज़ॉम्बीज तबाह कर देते। ये अविश्वसनीय है। अगले 2 हफ्तों तक बेस में मिलिट्री कंस्ट्रक्शन का काम जोर शोर से चलता रहा। कई रडार फॉर्मेशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन डिफेंस टावर्स ने एक बेस का रूप ले लिया था। हर सुबह दर्जनों गाड़ियां खदान की ओर जाती और शाम को यूरेनियम और सुपर गोल्ड जैसे जरूरी मिनरल्स से लदी हुई वापस आती, जिन्हें पोर्टल के जरिए लगातार अर्थ पर भेजा जा रहा था। उसी समय चाइना रिसर्च इंस्टीट्यूट में बैगू अपने हाथ में टेस्ट रिजल्ट्स देखते हुए दांत पीस रहे थे। एक और फेलियर, लिथोग्राफी मशीन्स के मटेरियल्स पर इंग्लैंड की पाबंदी बहुत सख्त है। मौजूदा पाबंदियों के साथ इंग्लैंड की बराबरी करने में कम से कम 50 साल लगेंगे। बहुत बड़ा अंतर है। जब वे सोच ही रहे थे कि इस पाबंदी को कैसे तोड़ा जाए, तभी ऑफिस का दरवाजा अचानक खुला। एक जियोलॉजिकल रिसर्चर ने जोश में आकर कहा, रिपोर्ट डायरेक्टर, ये भेजा गया एक नया मटेरियल है जिसे कार्बन 0 ओर और सुपर गोल्ड ओर कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसे सीधे लिथोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बाइगू दंग रह गए। उन्हें लगा शायद उन्होंने गलत सुना है। क्या बकवास है। ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसे सीधे लिथोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जा सके? ये तो बस एक सपना है। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था कि ऐसा कोई मटेरियल हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने सूरज की रोशनी में हल्की नीली रोशनी से चमकते हुए कार्बन 0 ओर को देखा तो उन्हें उसके अंदर क्रिस्टल्स बहते हुए महसूस हुए। उनकी आंखें फैल गई। उन्होंने मटेरियल उठाया और रोशनी ने उसे ध्यान से देखा। वे जितना ज्यादा देखते उतने ही उत्साहित होते गए। काफी देर बाद उन्होंने ऊपर देखा और पूछा। रिसर्च स्टाफ ने सावधानी से कहा, कॉन्फिडेंशियल है। बाइगो ने चिढ़कर कहा, मेरी अथॉरिटी के होते हुए भी कुछ कॉन्फिडेंशियल है? शायद ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी हो सकती है। बाइगो धीरे से मुस्कुराए और उनकी नजर गंभीर हो गई। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि ये कहां से आया है, क्योंकि ये बिजली और रेजोनेंस पैदा कर सकता है तो मैं इसे चाइना की लाइट टेक्नोलॉजी का दिमाग बना दूंगा। ये कहकर उन्होंने ओर उठाया और टेस्ट एरिया की ओर चल दिए। उसी समय दूसरी दुनिया में सर्वाइवर्स के एक छोटे से बेस में ड्यूक ने जोश के साथ अपने लीडर बोन से कहा, सर, मैं उन लोगों से फिर मिला। तबाही आने के बाद लोग कितने बदल गए हैं, इंसानी फितरत कितनी घटिया हो गई है।
दूसरों की मदद करना तो दूर, मुसीबत का फायदा न उठाना ही बड़ी बात है। लेकिन उस ग्रुप ने बिना किसी शर्त के 2 बार मेरी मदद की और मेरे पैसे तक नहीं लिए। वे संत हैं। और क्या, इस दुनिया में कोई संत नहीं होता। उस ग्रुप का पक्का कोई मकसद है जो हमें पता नहीं है बॉस। उस समय आप उन्हें नहीं जानते थे। आप उनके अंदर की सादगी और सच्चाई महसूस नहीं कर सकते थे। अगर वे सच में बुरे लोग हैं तो मैं चाहूंगा कि यह दुनिया ही खत्म हो जाए। जैसे ही वे ये कह रहे थे, बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। बूम बूम बूम। पूरा छोटा बेस थरथरा उठा। छत से धूल गिरने लगी। गार्ड्स घबराते हुए अंदर आए। दुश्मन, हमला, लगता है बाहर जंग छिड़ गई है। सलाहकार ने ऊपर देखा। आवाज सुनकर उसका चेहरा उतर गया। तोपों की गड़गड़ाहट, और वे भी भारी तोपें थीं। ये पैमाना तो कम से कम आधी कैवलरी आर्मी जितना है। नामुमकिन। एम्पायर तो 50 साल पहले गिर गया था। अगर सेना के बचे कुचे लोग भी होते तो उनके पास इतनी भारी फायर पावर नहीं होती। ये खुदा का कहर है। ज़ूक, कुछ लोगों को लेकर जज करो। ड्यूक और बाकी लोग आवाज की दिशा में भागे, लेकिन जैसे जैसे करीब पहुंचे उनकी आंखों में हैरानी बढ़ती गई। वहां लोहे का सैलाब एक ड्रैगन की तरह ज़ॉम्बीज की भीड़ की तरफ बढ़ रहा था और उन पर लगातार हमला कर रहा था। फायर पावर के आगे वे ज़ॉम्बीज मिट्टी के पुतलों की तरह गायब हो रहे थे। खौफनाक जायंट ज़ॉम्बीज का भी वही हाल था। वे भारी गोलाबारी के नीचे मांस के टुकड़ों में तब्दील हो रहे थे। ड्यूक और बाकी सब सन्न थे। ये आर्मी कहां से आई? बहुत ही डरावना। ज़ॉम्बीज को मारना तो जैसे कोई खेल हो। ड्यूक होश में आया। चलो, स्टाफ ऑफिसर ने भी शायद यही कहा होता, लेकिन जैसे ही ड्यूक और बाकी लोग पलटे, धूल उड़ाते हुए 7-8 आर्मर्ड व्हीकल्स वहां पहुंच गए। उनके पीछे से पूरी तरह लैस सैनिक निकले और उन पर अनगिनत रेड लेजर डॉट्स पड़ने लगी। तभी एक उम्रदाज सैनिक आगे आया और ट्रांसलेटर से एक ठंडी मशीनी आवाज निकली। हेलो, हमारे लीडर ने आपको चाय पर बुलाया है। इसके बाद ड्यूक सैनिकों के पीछे उनके ठिकाने तक गया। अंदर घुसते ही वहां का नजारा देखकर वे बेज़बान रह गए। एक तरफ टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स की कतारें खड़ी थीं और दूसरी तरफ सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर्स। हवा में बारूद की तेज महक थी। सैनिकों के कदमों की आवाज गूंज रही थी। ड्यूक की आंखें थोड़ी नम हो गईं। ये सुरक्षा का वो एहसास था जिसका उन लंबे समय से इंतजार था। एक ऐसा एहसास जो सभ्यता और कानून से आता है। जब वह टेम्पररी कमांड पोस्ट में दाखिल हुआ और मुझे लीडर के साथ चाय पीते देखा तो वह हैरान रह गया। तो आप लोग हैं? मुझे लगा था कि पिछली टीम ही आपकी पूरी ताकत थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास इतनी ताकतवर फौज होगी। आखिर में उसकी आंखें हैरानी से भरी थीं। वह उन प्लेन्स और तोपों की कल्पना भी नहीं कर सकता था जिन्हें उसने रास्ते में देखा था। हर तरह के हाईटेक वेपन्स। इतनी ताकत तो एम्पायर के दौर में भी नहीं थी। मैं मुस्कुराया और उसे हेलो कहा, फिर अपने पास बैठे जुआन जान से उसका परिचय कराया। ये हमारे कमांडर इन चीफ हैं, हुआन जान। ड्यूक ने सामने खड़े गरिमापूर्ण अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा और घबराते हुए हकलाकर कहा, हेलो। हुआन जान ने सामने खड़े बेचैन नौजवान को देखा और प्यार से मुस्कुराया। घबराओ मत, बैठो बैठो, मुझे कुछ बातें जाननी है। ये सुनकर ड्यूक और भी घबरा गया। सर, मैं थका नहीं हूं, मेरे लिए खड़े रहना ही बेहतर है। ये मजाक थोड़ा ही था। इतनी ताकतवर फौज के सामने वो बैठने की हिम्मत तभी करता जब वो एम्पायर में उसी लेवल का कोई बड़ा आदमी होता। वैसे तो उसे देखने की भी किसी की हैसियत नहीं होती। हैंग जान ने उस पर दबाव नहीं डाला और पूछना जारी रखा, आपके सर्वाइवर बेस के अभी क्या हालात हैं? कितने लोग बचे हैं? क्या हालात हैं? हमारे सर्वाइवर बेस में करीब 3000 लोग हैं, लेकिन खाना खत्म हो रहा है। बहुत से लोग तो 2 दिन में एक बार खाना खाने लगे हैं, और जहां तक मुझे पता है बाकी सर्वाइवर बेसिस में तो लोगों ने एक दूसरे को खाना कैनिबलिज्म शुरू कर दिया है। सुनने के बाद वान जान ने कुछ देर सोचा। मुझे बस काम में मदद के लिए कुछ लोग चाहिए। सप्लाईज की कोई कमी नहीं होगी। सुरक्षा की गारंटी है। 8 घंटे काम, सुबह 2 घंटे का आराम। शायद एक दिन के काम के बदले 1 हफ्ते का राशन मिल जाएगा। यह सुनकर ड्यूक कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया और यकीन न होने पर फिर से पूछा, डर था कि कहीं यह कोई सपना ना हो? सच में? हुआन जान मुस्कुराए। फिक्र मत करो, ये बिल्कुल सच है। मैंने तो आप लोगों के लिए कुछ एंटरटेनमेंट और जरूरत का सामान भी तैयार रखा है। ये कहकर हैंग जान उठे और वे लोग एक कमरे में पहुंचे। लाइट जलते ही वहां रहने खाने के सामान के साथ साथ टीवी, एयर कंडीशनर्स, वीडियो गेम कंसोल्स वगैरह का ढेर लगा था। ड्यूक का मुंह खुला का खुला रह गया और फिर उसने खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारा, ये पक्का करने के लिए कि वो सो तो नहीं रहा। ये सब भी हमारे लिए है, सही है ना? सब तुम्हारे लिए है। ये सुनकर ड्यूक अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाया। काफी देर तक वे रोते रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें उठाईं जिनमें एक पुरानी चमक थी। मुझे वापस जाकर बॉस को बताना होगा। इसी बीच सर्वाइवर बेस में ड्यूक और बाकी लोग अभी तक वापस नहीं लौटे थे। जीवन अपने डेस्क पर बैठा है और घबराहट में अपने एक सबॉर्डिनेट से सवाल करता है। रिपोर्ट मिलती है, सर, ड्यूके की कोई खबर नहीं है। ये सुनकर जीवन का चेहरा उतर जाता है।
इस अपोकलिप्स में खबर न मिलने का सीधा सा मतलब है मौत। यही इस बेरहम दुनिया की कड़वी सच्चाई है। तभी अचानक आवाज आती है, सर बहुत बुरी खबर है, मिडावा मरने वाली है, प्लीज एक बार चलकर देखिए। एक करीब 40 साल की औरत घबराहट में अंदर भागती हुई आती है। जल्द ही सब एक आइसोलेशन रूम में पहुंचते हैं। अंदर घुसते ही एक उमस भरी और सड़न वाली बदबू आती है। जमीन पर फटी चटाई पर एक 10 साल की बच्ची लेटी हुई है। उसके पैर पर कपड़े की पट्टियां बंधी हैं, लेकिन उनमें से काला खून रिस रहा है। अगर ध्यान से सूंघो तो सड़न की बदबू साफ महसूस होती है। गेविन को एक नज़र में समझ आ जाता है कि बच्चे के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। दवाइयों की कमी वाले इस अपोकलिप्स में इतना गहरा इन्फेक्शन सीधे मौत की सजा है। गेहून खामोशी से माँ की तरफ देखकर अपनी गर्दन हिला देता है। अब सब कुछ किस्मत के भरोसे है। ये सुनकर माँ चिल्लाती नहीं है, बस खामोशी से अपनी बेटी के गालों को छूती है और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। गेवन का भी गला भर आता है। वो अपनी जेब से आज के हिस्से का राशन निकालता है और वहीं जमीन पर रखकर चुपचाप बाहर निकल जाता है। वो बेस के सबसे ऊंचे पॉइंट पर खड़ा होकर बेबसी से उस बिखरते हुए ठिकाने को देखता है। न दवा है, न खाना, और बाहर पानी तक नहीं है। बाहर सिर्फ खूंखार ज़ॉम्बीज़ हैं। अब और झेलना नामुमकिन है। वो अभी सोच ही रहा था कि क्या इस बेस को खत्म कर दिया जाए, तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आती है। मुड़कर देखता है तो ये ड्यूक है जो गायब हो गया था। गेवन कुछ कहता उससे पहले ही ड्यूक जोश में चिल्लाता है, भाई हम बच गए, सच में हम सब बच गए। गेवन पूछता है, कैसे बच गए? ड्यूक समझाता है कि उसे कुछ लोग मिले थे जिन्होंने उसे मुफ्त में खाना और पानी दिया, और अब उनकी मेन मिलिट्री फोर्स यहां पहुंच चुकी है। हजारों की तादाद में फौज है। जो धमाके ज़ॉम्बीज़ पर हो रहे थे वो इन्हीं के थे। इनकी फायर पावर कमाल की है। टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स की कतारें लगी हैं, कम से कम 1000। साथ में हेलीकॉप्टर्स और रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं, और उनके पास सप्लाईज की कोई कमी नहीं है। वो मेहनत के बदले राशन देने को तैयार हैं। 8 घंटे की ड्यूटी और सुबह 2 घंटे का ब्रेक। ड्यूके कहता है, सच कह रहा हूं भाई, क्या मैं तुम्हें धोखा दूंगा? वो बहुत सिविलाइज्ड लोग हैं। केविन खामोश हो जाता है। ड्यूके की बात सही थी। अगर सामने वाले के पास इतनी ताकत है तो हमारे मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत फैसला लेता है और चिल्लाता है, साथियों सब के सब फौरन इकट्ठा हो जाओ, सर्च टीम्स को वापस बुलाओ, हम यहां से कूच कर रहे हैं। ऑर्डर मिलते ही टूटे फूटे घरों और तंबुओं से लोग बाहर निकलने लगते हैं। जब वो 8 घंटे की ड्यूटी वाली बात सुनते हैं तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं होता। अपोकलिप्स में ऐसा आराम, ये तो इस तबाही से पहले भी नहीं मिलता था। गेउन लोगों का शक भांप लेता है और कहता है, मुझे पता है ये किसी सपने जैसा लग रहा है, पर डूके ने इसे अपनी आंखों से देखा है। वो कोई टूटी फूटी फौज नहीं है। उनके पास इंटेलिजेंस है, फायर पावर है, खाना है, और सबसे कीमती मेडिसिन है। जिसे मुझ पर यकीन है वो मेरे साथ चले। इतना कहकर ग्यूइन अपनी वेपन उठाता है और बाहर निकल पड़ता है। उसके पीछे ड्यूक, फिर तीसरा, चौथा, और देखते ही देखते हजारों लोग साथ चल देते हैं। 2 घंटे बाद सर्वाइवर्स का ये काफिला उस बेस पर पहुंचता है जिसे लैंसन ने बनाया था। जब वो टैंक्स की कतारें और कड़े अनुशासन वाली फौज देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। खासकर जब वो देखते हैं कि डॉक्टर्स मरीजों की मदद कर रहे हैं और उन्हें इंजेक्शंस दे रहे हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि इस दुनिया में सिविलाइजेशन अभी भी जिंदा है। इसके बाद सोल्जर्स उन्हें एक रीसेटलमेंट एरिया में ले जाते हैं जहां साफ सुथरे घरों की लाइनें लगी हैं। घरों के अंदर हीटर्स, टेलीविजन्स, एयर कंडीशनर्स और यहां तक कि गेम कंसोल्स भी हैं। नहीं, ये कोई सपना है। मुझे थप्पड़ मारो ताकि मुझे यकीन हो सके। हीविन भी अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर हैरान है। वो खुद को जोर से एक थप्पड़ मारता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। ये सच था। आने वाले वक्त में सर्वाइवर्स हर दिन आर्मी की मदद करने लगे, जिससे काम बहुत आसान हो गया। हॉयगेन और ड्यूक को आर्मी ने टेम्पररी लोकल एडवाइजर्स बना दिया और अब वो दूसरे सर्वाइवर बेसिस को भी साथ लाने लगे। कुछ बेसिस ऐसे थे जहां लोग मुश्किलों के बावजूद अपनी इंसानियत बचाए हुए थे। उन्हें आर्मी ने सीधे रीसेटलमेंट एरिया में जगह दी। लेकिन कुछ बेसिस ऐसे थे जहां इंसानियत मर चुकी थी और लोग नरभक्षी बन चुके थे। वहां कमजोरों और बूढ़ों को 2-legged शीप कहा जाता था। यहां तक कि 10 साल से छोटे बच्चों को प्रीमियम क्वालिटी मीट समझा जाता था। हानजान ऐसे दरिंदों के बेसिस को तुरंत तबाह करने का ऑर्डर देता है।
सन सी फॉरन 2000 सोल्जर्स और 200 कॉम्बैट व्हीकल्स लेकर निकलता है और उन दरिंदों का सफाया कर देता है। जब हालात थोड़े संभलते हैं तो प्रोटैगनिस्ट अपनी आंखों के सामने 72 आवर्स का एक काउंटडाउन शुरू होते देखता है। वो फौरन वॉकी टॉकी उठाता है और कमांडर इन चीफ हंस जान से संपर्क करता है। हेलो कमांडर इन चीफ, यहाँ एक नया काउंटडाउन शुरू हो गया है। मुझे लगता है इस बार कोई बिल्कुल ही नया वर्ल्ड सामने आने वाला है। ये सुनते ही हान जान की सांसें तेज हो जाती हैं। क्या एक नया वर्ल्ड? इन दिनों नए मटेरियल्स की वजह से देश की टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है। नए फाइटर्स और मशीन्स के प्रोटोटाइप्स तैयार हैं। ये सब इसी नौजवान की वजह से हुआ है और अब जब वो फिर से खतरे में है तो देश पीछे नहीं हटेगा। हानजान उसे वापस लोगोपो पहुंचने का हुक्म देता है। लोगोपो पहुंचते ही ब्लैक ड्रैगन स्क्वाड, बैटल ड्रैगन स्क्वाड और थंडर ड्रैगन स्क्वाड एक बार फिर तैयार मिलते हैं। बहुत अच्छे, मुझे लगा नहीं था कि दोबारा साथ काम करने का मौका इतनी जल्दी मिलेगा। चलो फिर से कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। प्रोटैगनिस्ट, अगर हो सके तो मैं घर पर आराम करना ज्यादा पसंद करूंगा। 72 घंटे पलक झपकते ही गुजर जाते हैं। सॉन्च अपनी टीम की तरफ देखता है और सब फौरन अपनी गियर चेक करते हैं। कम्युनिकेशन नॉर्मल, एमो सफिशिएंट, आर्मर नॉर्मल, कंफर्म्ड। प्रोटैगनिस्ट जीरो की तरफ बढ़ते काउंटडाउन को देखकर एक लंबी सांस लेता है। वक्त आ गया है, निकलने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वही पुरानी नीली लाइट कर्टन सामने खुलती है। बैटल ड्रैगन स्क्वाड सबसे पहले अंदर जाता है। ग्रेविटी नॉर्मल, एयर नॉर्मल, एरिया सेफ, आगे बढ़ो। सोनेट इशारा करता है और बाकी टीमें भी उस नीली रोशनी में समा जाती हैं। प्रोटैगनिस्ट भी उनके पीछे चलता है। लाइट कर्टन गायब होते ही हान जान एक ठंडी सांस लेता है और दुआ करता है कि सब सलामत लौटें। दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट की आंखों के सामने अंधेरा छटता है और उसे एक पहाड़ी इलाका दिखता है। दूर कुछ टूटे फूटे बिल्डिंग्स के खंडहर नजर आ रहे हैं। सोंच पूछता है, काउंटडाउन में कितना वक्त बचा है? प्रोटैगनिस्ट चेक करता है, 5 घंटे। ये वैसा ही है जैसा ज़ॉम्बी वर्ल्ड में हुआ था। तभी अचानक दूर से एक गोली चलने की आवाज आती है और फिर गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। सब अलर्ट हो जाते हैं। सॉन्स फॉरन टैक्टिकल जेस्चर देता है। Q1 स्कैनिंग शुरू करो। रेड टेल फॉर्मेशन बनाए रखो और आगे बढ़ो। जब वो एक मैदान में पहुंचते हैं तो सामने का नजारा देखकर सन्न रह जाते हैं। वहां सैनिकों की एक छोटी टीम कुछ बड़े बड़े जहरीले इंसेक्ट से अपनी जान बचा रही है। उन कीड़ों का शरीर किसी हथियार जैसा है और उनके डंक बहुत लंबे हैं। छोटी बंदूकों की गोलियों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। समझ जाता है, लगता है इस बार हम एक इंसेक्ट वर्ल्ड में पहुंच गए हैं। सॉन्स कीड़ों की तादाद देखता है, करीब 30 हैं। वो सोचता है कि क्या ये इंटरस्टेलर प्लेग है जो ग्रहों को निगल जाती है। तभी उसे चैन की आवाज आती है। इनके वेपन्स पुराने हैं, हमसे करीब 50 साल पीछे। उसी वक्त वो लड़ रहे सैनिक मदद के लिए चिल्लाते हैं, ओ भाई, क्या हमारी मदद करोगे? हम और नहीं झेल सकते। प्रोटैगनिस्ट का चेहरा गंभीर हो जाता है। ये तो चाइनीज बोल रहे हैं। सब हैरान रह जाते हैं। सॉन्स फौरन ऑर्डर देता है, चाहे जो भी हो पहले जान बचाओ। ब्लैक ड्रैगन स्क्वाड लाइन बनाओ और फायर ओपन करो, समझ गए? ब्लैक ड्रैगन स्क्वाड तुरंत अपनी हैवी फायर पावर खोल देता है और उन कीड़ों पर गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है। उनके पास स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास एनर्जी है। उनके पास कॉम्बैट सिस्टम नहीं है, लेकिन हमारे पास मटीरियल्स हैं। जब इन दोनों दुनिया की टेक्नोलॉजी आपस में मिलेगी तब असली मैकेट्रॉनिक्स का दौर शुरू होगा। स्क्रीन पर दोनों सिविलाइजेशंस के टेक ट्रीज एक साथ खुल रहे हैं, जो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ जुड़कर तालमेल बिठा रहे हैं। और तभी स्क्रीन के बीचों बीच एक नया नोटिफिकेशन चमकता है, क्रॉस बॉर्डर जॉइंट प्रोजेक्ट, कोड नेम 2 वर्ल्ड्स मेका जॉइंट प्रोजेक्ट। उसने अपना सिर थोड़ा उठाया। उसकी आंखों में एक नीली चमक है। ये लोग यहां तक सिर्फ अपनी समझदारी से नहीं, बल्कि उस अटूट हिम्मत के दम पर पहुंचे हैं जो मिट जाने की कगार पर भी हार नहीं मानती। उसने डेटा चेक किया और साइंटिफिक रिसर्च रिपोर्ट के नीचे एक नोट देखा। इसकी इंटेंसिटी टंगस्टन स्टील से 10 गुना ज्यादा है। एक्सट्रीम कंडीशंस में भी इसकी मजबूती वैसी ही रहती है। उसने ये शब्द बड़ी कोमलता से दोहराए। उसके चेहरे पर एक सच्ची तारीफ साफ झलक रही थी। कोई हैरानी की बात नहीं कि वे अपने मेका सिस्टम को इतना मजबूत बना पाए। इस दुनिया की तबाही ने अपने खुद के चमत्कार पैदा किए हैं। इसी बीच मेरी तरफ का काउंटडाउन भी रीसेट हो गया है। रेटिना पर कर्सर ठंडी नीली रोशनी के साथ टिमटिमा रहा है। 15 साल का काउंटडाउन। उसने एक लंबी सांस ली। उसके दिल में अब ये बात साफ थी कि इस बार मुकाबला सिर्फ एक्सप्लोरेशन का नहीं, बल्कि रेस्क्यू का है।
इधर एशिया के ऑपरेशन हब के मीटिंग रूम में माहौल बहुत ही गमगीन था। बाकी कोर मेंबर्स के साथ मिलकर वान यूसीएन ने फॉर्मल इंस्ट्रक्शन जारी कर दी। अपने अगले सफर के दौरान हम जरूरी स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे, जिसमें ब्लू एल्फ डबल गोल्ड और कार्बन मैट्रिक्स मिनरल मुख्य होंगे, ताकि एनर्जी और डिफेंस कंस्ट्रक्शन को प्रायोरिटी दी जा सके। OPNUR बेस की कार्गो ट्रांसपोर्ट लाइंस पर लगातार हलचल मची हुई है। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट ट्रक्स कंपनियों के बीच से गुजर रहे हैं। कंटेनर्स में ज़ॉम्बी वर्ल्ड के मिनरल क्रिस्टल्स भरे हुए हैं। यही तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की उम्मीद की पहली किरण है। ट्रक्स लोड करते वक्त मिलिट्री इंजीनियर्स आपस में तभी आवाज में बातें कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये चीजें रिएक्टर्स को संभाल सकती हैं और मैकास भी बना सकती हैं। इसका सीक्रेसी लेवल सबसे ऊपर है। अगर ज्यादा सवाल पूछे तो सजा मिल सकती है। लेकिन अगर सच में मैकास बन रहे हैं तो ये सब जायज है। इसी बीच दासिया के बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज को भी स्टेट सीक्रेट प्रोजेक्ट्स के इंफॉर्मेशन पैकेजेस भेज दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट के टाइटल पर साफ लिखा है, मेका इंजीनियरिंग सिस्टम का एक्सपेरिमेंटल वर्जन। हालांकि किसी भी कागज में इसके असली सोर्स का जिक्र नहीं है। लॉन्क्वे इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एनर्जी मैकेनिक्स में रोबोटिक्स के एक दिग्गज अकेडमिक अपनी टेबल के सामने बैठे उस 100 पन्नों के डॉक्यूमेंट को पलट रहे हैं। शुरू में तो उन्होंने इसे बस सरसरी तौर पर देखा, लेकिन जब उनकी नज़र मैकेनिकल हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन जॉइंट स्ट्रक्चर और कंट्रोल सिस्टम के सिंक्रोनस न्यूरल कॉपर फीडबैक पर पड़ी तो वो दंग रह गए। अपने पढ़ने वाले चश्मे को ठीक करते हुए वो अपने आप से कुछ बुदबुदा रहे हैं। उनकी उंगलियां तक कांप रही हैं। ये थ्योरी बहुत ही ताकतवर है। इसने इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल दिया है। जब उन्होंने आखिरी पन्ने पर कोर आर्मर मटेरियल को देखा तो स्टार कोर मेटल का नाम पढ़कर उनकी भौहें सिकुड़ गई। हमने यहाँ कभी स्टार कोर मेटल के बारे में नहीं सुना। क्या मुमकिन है कि ये मटेरियल सिर्फ एक थ्योरेटिकल कल्पना हो? वो पन्ने पलटते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि पूरा मटेरियल बहुत ही सटीक और फ्लॉलेस है। भले ही कोर मटेरियल के बारे में पता ना हो, लेकिन पूरा सिस्टम वैज्ञानिक रूप से एकदम सही है। कुछ देर सोचने के बाद उन्हें अचानक समझ आया कि एनर्जी सिस्टम की कमी ही इस पूरे सिस्टम की इकलौती कमजोरी है। लेकिन अगर ऐश स्टोन्स, डबल ब्लू गोल्ड और कार्बन जीरो मिनरल का इस्तेमाल करके एनर्जी डेंसिटी को बैलेंस किया जाए तो ये पूरी तरह मुमकिन है। ये वाकई परफेक्ट है। उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। क्या वाकई उन्होंने चांद के अंधेरे हिस्से में कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ढूंढ ली है? अपनी बात खत्म करते ही उन्होंने तुरंत अपनी टीम को काम पर लगा दिया। लेआइज आर्मर प्रोजेक्ट पर अब गहराई से रिसर्च शुरू होगी। एनर्जी सप्लीमेंट प्लान का पहला वर्जन 3 दिनों के अंदर मिल जाना चाहिए। पूरे देश में इस तरह की कोशिशें तेजी से चल रही हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग लैब्स और मिलिट्री फैक्ट्रीज सब एक हो गए हैं। कई दिग्गज टैलेंट लेआइज आर्मर प्रोजेक्ट से जुड़ चुके हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और हर छोटी बड़ी कामयाबी की खबर तुरंत सोयान तक पहुंचाई जा रही है। सोयान साइंटिफिक रिसर्च सेंटर की कांच वाली गैलरी के सामने खड़ा होकर खिड़की के बाहर चमकती रोशनियों को देख रहा है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान है। 2 दुनिया के टेक ट्रीज आपस में मिल रहे हैं। वो धीरे से बोला, लेआइज प्लान का असली स्टील डॉन शुरू हो चुका है। अब सफर का वो कीमती वक्त आ गया है। इधर मॉर्निंग रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी भी धुंध की चादर में लिपटा हुआ है। सेमिंगी ने अभी अभी रात भर की कैलकुलेशंस खत्म की थी और वो अपने लिए चाय बनाने ही वाले थे कि तभी दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। काले लंबे कोट और स्पेशल बैजेस पहने सिक्योरिटी ऑफिस के कुछ लोग अंदर आए। उनके लीडर का चेहरा गंभीर था, लेकिन आवाज बहुत सख्त थी। डॉक्टर सेन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल और ह्यूमन मशीन इंटीग्रेशन के मामले में आपका कोई मुकाबला नहीं है। अब देश के पास एक बहुत ही जरूरी काम है जिसे आपको लीड करना होगा। लेकिन मुझे पहले ही बता देना चाहिए कि ये काम खतरनाक है और इसका सीक्रेसी लेवल बहुत हाई है। अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो शायद आपको लंबे समय के लिए दुनिया की नज़रों से गायब होना पड़ेगा। सेमिंगी थोड़े हैरान थे। बचपन से लेकर आज बुढ़ापे तक उन्होंने हमेशा चाहा था कि वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बने जो दौर बदल दे। उन्हें एहसास हुआ कि यही वो मौका है। उन्होंने बिना हिचकिचाए कहा, मैं तैयार हूं। जैसे ही उन्होंने कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन किया, उनके मन में एक हलचल सी हुई। कागज पर गिरती कलम की आवाज मानो किस्मत के बदलने का ऐलान कर रही थी। इसके तुरंत बाद उन्हें एक बंद कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया गया। सिक्योरिटी ऑफिस के स्पेशल टास्क ग्रुप के चीफ ने उन्हें एक अल्ट्रा सीक्रेट डॉक्यूमेंट थमाया। सेन मिंगी ने उसे खोला
और पहली ही लाइन पढ़कर उनके होश उड़ गए। लिएस जॉइंट प्लान, बिल्डिंग वन ऑफ द वर्ल्ड। वो खुद को इसे दोहराने से नहीं रोक पाए। उनकी आवाज कांप रही थी। उस डॉक्यूमेंट में डिजास्टर वर्ल्ड, ट्रैवर्स प्लान और दोनों तरफ की टेक्नोलॉजी के मेल की पूरी जानकारी थी। जैसे जैसे रात बीतती गई, सेनमिंगी की हैरानी अब एक जुनून में बदल चुकी थी। तो बात यह है, लिएस प्लान का ये सिस्टम अचानक कहीं से नहीं आया, बल्कि ये दूसरी बिल्डिंग के उस जानलेवा संघर्ष का नतीजा है। सिक्योरिटी ऑफिस के चीफ ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही, वे इस वक्त एक बड़ी तबाही के संकट में हैं। कमांड सेंटर ने फैसला किया है कि आपकी लीडरशिप में एक छोटी टेक्नोलॉजी टीम भेजी जाएगी। आप श्याओ चैन के साथ डिजास्टर प्लेन का सफल करेंगे ताकि वहां की बिल्डिंग के साथ मिलकर इस प्लान के सिस्टम को डेवलप कर सकें। सिंगमिंगी कुछ सेकंड्स के लिए खामोश रहे। उन्होंने कमांड सेंटर की मुहर लगे उस लाल डॉक्यूमेंट को देखा। उनके दिल में एक पुरानी गर्म सी हलचल महसूस हुई। अपनी जिंदगी में दो दुनिया की टेक्नोलॉजी को कंधे से कंधा मिलाकर खड़े देखना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। उन्होंने अपनी पीठ सीधी की और उनकी नजरों में एक मजबूती आ गई। उसी दोपहर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उस इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग पर उतरा जहां वो काम करते थे। पंखों की हवा से उनके सफेद बाल बिखर रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़कर उस लैब को देखा जहां उन्होंने अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक के कई दशक गुजारे थे। थोड़े ही समय बाद वो एक मिलिट्री एयरपोर्ट पहुंचे और फिर लुओगुपो बेस के लिए रवाना हो गए। लुओगुपो बेस का नजारा रात में बहुत ठंडा था। आसमान एकदम साफ और असीमित था। दूर टेस्ट एरिया से उड़ती रेत अपने साथ एक खुश्क ठंडक लेकर आ रही थी। मैं आंगन में टहल रहा था। मेरे कदम धीमे थे और सोच गहरी। सफर का काउंटडाउन अब अपने आखिरी दौर में था, लेकिन मेरे दिल में रत्ती भर भी सुकून नहीं था। अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। मैं पलटा। वो इंसिनुई थी। उसने अभी भी अपना वाइट रिसर्च कोट पहना हुआ था और रात की हवा उसके लंबे बालों को सहला रही थी। मैं कड़वाहट के साथ मुस्कुराया। हाँ, पिछला वर्ल्ड एक ज़ॉम्बी वर्ल्ड था। हालांकि वहां मुश्किलें थीं, लेकिन फिर भी मैं उस मायूसी का सामना कर सकता था। मगर इस बार बात अलग है। मैंने रात के आसमान की ओर देखा, जहां सितारों की चमक मेरी आंखों में झलक रही थी। वहां हमारी तरह ही एक बिल्डिंग है, वही भाषा, वही खून और वही झंडा। उन्हें इस तबाही में निगलते हुए देखना, मेरा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं थोड़ा रुका और मेरी आवाज और धीमी हो गई। सुयन सही कहता है, अगर ये तबाही वाकई कोई इंटेलिजेंट इंटरस्टेलर तबाही है, तो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, शायद वो समंदर में एक बूंद के बराबर ही होगी। शायद इस बार हमारा सामना किसी ऐसी चीज से है जिसे हराना मुमकिन ही नहीं। रात की हवा मेरे पैरों पर रेत उड़ा रही थी। मेरी बातों में एक दबी हुई थकावट साफ महसूस हो रही थी। इंसिनु ने उसे खामोशी से देखा। कुछ पल बाद वो बड़ी कोमलता से बोली, ये बेकार नहीं जाएगा। मैंने उसकी आंखों में देखने के लिए सिर उठाया। उसकी नजरें बहुत ही चमकदार थीं, जैसे वो आसमान के सबसे अटल सितारे को देख रही हो। किस्मत इंसान के हाथों में होती है, ये सिर्फ कोई नारा नहीं है। भले ही अंजाम हार ही क्यों ना हो, लेकिन कोशिश करने का अपना एक अलग महत्व है। वो धीरे से मुस्कुराई। वैसे भी वे हमारे ही वंशज हैं, तो उन्होंने हमारी हिम्मत भी विरासत में पाई होगी, खुद पर भरोसा करने और कभी सिर ना झुकाने वाली हिम्मत। ये वो चीज है जो हमारे खून में बसी है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए दंग रह गया और आखिरकार मेरे चेहरे पर एक पुरानी मुस्कान लौट आई। तुम सही कह रही हो। आगे रास्ता चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, हमें वो रोशनी बनना ही होगा, कम से कम ताकि उन्हें ये दिख सके कि दूसरी दुनिया में भी एक और बिल्डिंग है जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इंसिन्यू ने बस धीरे से सिर हिलाया। हवा उसके बालों से होकर गुजर रही थी। उस पल उसकी मुस्कान बहुत सुकून देने वाली थी। सफर का वक्त अब और भी करीब आ रहा था। लुओगुपो के अंडरग्राउंड आइसोलेशन कैप्सूल के अंदर हर चीज की फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुकी थी। कैबिन के अंदर की रोशनियां ठंडी सफेद चमक के साथ टिमटिमा रही थीं। हवा में एक अजीब सा तनाव और धड़कन महसूस हो रही थी। मैंने अपनी रेटिना पर चल रहे काउंटडाउन को देखा। नीली रोशनी में वो नंबर किसी धड़कते हुए दिल की तरह लग रहे थे। सारा स्टाफ अपनी तैयारी पूरी कर ले, सेन ने एक कड़क और बुलंद आवाज में हुक्म दिया। वॉर फॉक्स स्क्वाड, ब्लेजिंग फ्लेम स्क्वाड और थंडर स्क्वाड, इस वक्त बिल्डिंग के सबसे ताकतवर तीनों स्पेशल फोर्सेस के दस्ते इकट्ठा हो चुके हैं। हर मेंबर के आर्मर की सतह पर टैक्टिकल रिकॉनेसेंस लाइट चमक रही है।
पावर एक्सोस्केलेटन एक हल्की गूंज पैदा कर रहा है। 100 टन के दर्जनों मेन बैटल टैंक्स कैप्सूल के गलियारे में एक कतार में खड़े हैं, जिनके बैरल्स सामने की तरफ हैं और वे सफर के बाद फायर करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जमीन पर रेंगते ट्रैक्स की आवाज गहरी और भारी है, जैसे जमीन के नीचे युद्ध के नगाड़े बज रहे हों। इधर सुयन और सेनमिंगे की अगुवाई वाली साइंटिफिक रिसर्च टीम ने भी अपनी तैनाती पूरी कर ली है। उनका काम डिजास्टर वर्ल्ड के साइंटिफिक रिसर्च कर्मियों के साथ मिलकर फ्यूचर आर्मर के विकास में मदद करना है। सोयान मुझे शांति से देखती है और एक गहरी सांस लेती है। वो सोच रही है कि इस बार हम सिर्फ उम्मीद ही नहीं बल्कि भविष्य भी साथ लाए हैं। सैनमिंग ने धीरे से अपने चश्मे को ऊपर धकेला। इस बार हम पूरी एकाग्रता के साथ लियाइस के आर्मर प्लान का इस्तेमाल करेंगे। ये सब अब वाकई शुरू होने वाला है। वो सबके साथ खड़े होकर धीरे से कहता है, इस बार हम सिर्फ एक्सप्लोरर नहीं हैं, हम अर्थ के जानकार भी हैं। हम दोनों दुनिया की टेक्नोलॉजी को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा कर रहे हैं, ताकि मानवता की चिंगारी किसी भी आपदा से बुझ न जाए। इसी बीच इस भयानक रूप से प्रभावित दुनिया के एक अस्थायी मिलिट्री बेस के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एक जबरदस्त लड़ाई चल रही है। कीड़ों का सैलाब एक काली समुद्री लहर की तरह है, जो पूरे क्षितिज से जमीन और आसमान को ढंकते हुए आ रही है। वे फेंग डिफेंस लाइन के सामने खड़ा है। उसका आर्मर पहले से ही कीड़ों के खून से काला पड़ चुका है। फायर कवरेज एरिया तैयार है। फर्स्ट और सेकंड प्लेटून्स को आदेश मिलता है, फायर करो, उन उड़ने वाले कीड़ों को पास मत आने दो। कंपनी कमांडर चिल्लाता है कि कीड़ों का हमला बहुत तेज है। एक जख्मी सिपाही आगे आता है और कहता है, साथियों, हम अब और नहीं टिक सकते। गुए फेंग अपने दांत पीसता है और दहाड़ता है, अगर हम नहीं टिक सकते तो भी हमें बेस को बचाना होगा, चाहे एक ही इंसान बचे। हम इसे कीड़ों के हाथ में नहीं जाने दे सकते। याद रखो, साइलेंट वन ने क्या कहा था, वो यहां पूछने आएंगे। वो तुरंत अपनी असॉल्ट राइफल उठाता है और सब पर चिल्लाता है, साथियों, जब तक हम हैं बेस सुरक्षित है, बेस है तो हम हैं। वो बर्फीली चीख बार बार गूंजती है, जो तोपखाने की दहाड़ के साथ मिल जाती है। हाड़ मांस के शरीर का एक समूह कीड़ों की लहर के सामने आखिरी दीवार बना हुआ है। आग की लपटों से आसमान लाल हो चुका है। कीड़ों का खून और आर्मर के टुकड़े मिलकर एक नर्क जैसा नजारा बना रहे हैं। और उधर बहुत दूर ऊपो के अंडरग्राउंड आइसोलेशन कैप्सूल में काउंटडाउन का आखिरी सेकंड छपकता है। पोर्टल खुलता है। नीली और सफेद ऊर्जा का एक बवंडर रात के आकाश को फिर से रोशन कर देता है, जो जमीन पर गिरते हुए गर्म झरने की तरह बह रहा है। वो चकाचौंध भरी रोशनी पूरे यूपो बेस को जगमगा देती है। जमीन से ऊर्जा का एक शक्तिशाली तूफान उठता है। चेनलान और सिपाही खुद को बचाने के लिए सहज रूप से अपनी बाहें ऊपर उठाते हैं। वॉरैक्स टीम और यान टीम कतारों में खड़ी हो जाती हैं। पोर्टल की रोशनी में प्रवेश करते ही कॉम्बैट व्हीकल्स दहाड़ने लगते हैं। उनके ठीक पीछे गस हुयन, सेनमिंगी और रिसर्च ग्रुप के मुख्य सदस्य कॉम्बैट व्हीकल के अंदर हैं। उनके पीछे रसद से लदे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कंपार्टमेंट में स्पाइरल ब्लू गॉब्लिन डिटेक्टर्स के बक्से रखे हैं। यही दुनिया को पार करने की उम्मीद है। नीली और सफेद ऊर्जा की लहर ने इस पर लगभग सभी को सुन्न कर दिया है। हर कोई समझता है कि हर सेकंड समय के खिलाफ एक दौड़ है। जल्दी करो, सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। आखिरी ट्रांसपोर्ट व्हीकल की टेल लाइट्स रोशनी के रास्ते में ओझल हो जाती हैं। पोर्टल की ऊर्जा अस्थिर होने लगती है और पानी की सतह की तरह कांपती है। काउंटडाउन 198 खत्म होता है और चमक सिकुड़ने लगती है। हवा में एक भारी टकराने की आवाज फैलती है। इसके तुरंत बाद पोर्टल फिर से बंद हो जाता है। पीछे छोड़ जाता है सिर्फ खाली हवा की आवाज और गर्म ऊर्जा के अवशेषों वाली जमीन। बेस में एक संक्षिप्त सन्नाटा छा जाता है। हर कोई अपनी सांसें थामे हुए है। उस खालीपन को देखते हुए जो अब बुझ चुका है, वेस्टर्न वॉर एरिया के कमांडर हान युवान दूर बने शेल्टर के किनारे पर खड़े हैं। उनकी नज़र लोहे जैसी गहरी है। वो धीरे से अपनी मिलिट्री कैप उतारते हैं और बुदबुदाते हैं, उन्हें सुरक्षित वापस आना चाहिए। जिस टाइप 100 मेन बैटल टैंक में मैं सफ़र कर रहा हूं, वो पोर्टल से निकलते ही दहाड़ता है। हवा, हवा, हवा। कानों को बहरा कर देने वाली तोपों की आवाज लगभग उसी समय सब कुछ डुबो देती है। हवा जली हुई धातु की गंध से भरी है। धमाकों ने जमीन को उलट पुलट कर दिया है। अनगिनत भारी पैर आग में लुढ़क रहे हैं। ऊर्जा संचार के जरिए सूचना आती है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें,
हमें यहाँ भारी पैरों के हमले का सामना करना पड़ रहा है। इसके तुरंत बाद एक फटी हुई लेकिन गूंजती हुई आवाज चैनल को बीच में ही काट देती है। आखिरकार वे आ ही गए। ये बेयन बटालियन के कमांडर वाई लुएवे और वाई फेंग हैं, जो डिफेंस लाइन के सबसे आगे के हिस्से में जान की बाजी लगा रहे हैं। लगभग हर कोई घायल है। कुछ लोग खाने के कागज और ब्लड बैग्स में लिपटे हुए हैं, फिर भी गोला बारूद ढो रहे हैं। कुछ ने एक हाथ से मशीन गन थामी हुई है, जबकि दूसरा हाथ खाली है और उस पर सिर्फ एक पट्टी बंधी है। मेरा दिल अचानक बैठ जाता है। वो समझता है कि ये लोग इस मिलिट्री बेस की रक्षा जीत के लिए नहीं, बल्कि हमें एक सुरक्षित लैंडिंग स्पेस देने के लिए कर रहे हैं। जोर जोर से चिल्लाता है, सब लोग फायर सपोर्ट के लिए तैयार हो जाओ, सामने से कवर दो। दर्जनों टाइप 100 टैंक्स एक साथ अपने बैरल्स को एडजस्ट करते हैं। कंट्रोल सिस्टम तेजी से लॉक हो जाता है। टारगेट तय है और तोप का मुंह एक तारे की तरह लाल है। अगले ही पल दर्जनों 120 mm आर्मर पियर्सिंग और हाई एक्सप्लोजिव शेल्स एक साथ तोप से निकलते हैं, जैसे टूटते सितारे आसमान को चीरते हुए कीड़ों के सैलाब के बीच गिर रहे हों। एक विशाल शॉक वेव गोलों की चिंगारी को ऊपर उठा देती है। पहाड़ों जैसे कीड़ों के वो झुंड आग की लपटों में घिरे हुए हैं। कीड़ों के अंग हवा में उड़ रहे हैं। मेन कैनन की लोडिंग पूरी हो गई है और आदेश गूंजता है, फायर जारी रखो। तोपों की आवाज एक साथ मिल जाती है और मशीन गन्स की आग की लपटें दुश्मन को साफ करने लगती हैं। कारतूस बारिश की तरह गिर रहे हैं। महज 10 मिनट में फ्रंट लाइन फिर से स्थिर हो जाती है। कीड़ों का सैलाब आग के समंदर में बिखर कर खत्म हो जाता है। अनगिनत कीड़ों की लाशें पहाड़ों की तरह जमा हो गई हैं। वाई फेंग भारी टैंकों की उस कतार को देखते हुए जोर जोर से हाँफ रहा है। उसकी आंखें सदमे और कृतज्ञता से भरी हैं। वो कहता है, बहुत अच्छे, आखिरकार हमने कर दिखाया। लड़ाई शांत होने के बाद वाई फेंग व्यक्तिगत रूप से मिलने आता है और रसद से लदे उन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को देखकर एक गहरी सांस लेता है। वाई फेंग गंभीरता से कहता है, सेंटर ने पहले ही आदेश दे दिया है, तुरंत मेरे साथ नंबर 001 मिलिट्री बेस की तरफ चलो। यही कीड़ों के सैलाब के खिलाफ हमारी अंडरग्राउंड सेंट्रल डिफेंस लाइन है और यही हमारा कमांड सेंटर भी है। जो तुरंत जवाब देता है, समझ गया। काफिला फिर से शुरू होता है और ट्रैक्स झुलसी हुई जमीन को कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं। रात की हवा में खून की गंध है, लेकिन इसमें उम्मीद की सांस भी घुली हुई है। रास्ते में मैं तोपखाने की आग से रोशन उन खंडहरों को देखता हूं। मेरा मन शांत लेकिन दृढ़ है। हम यहाँ 5 दिन रुक सकते हैं। 5 दिन बाद हम और ज्यादा संसाधन तैयार करने के लिए वापस लौटेंगे। हम फिर से आपकी मदद के लिए आएंगे। वे फैंग थकावट भरे लेकिन सच्चे आभार के साथ सिर हिलाता है और कहता है, आपका यहाँ होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर काफिला गूंजते हुए नंबर 001 मिलिट्री बेस की ओर बढ़ जाता है। रास्ते में हवा बारूद की एक विशाल और उजाड़ गंध से भरी है। आसमान कभी कभी धमाकों की चमक से रोशन हो जाता है। इसी बीच 9001 मिलिट्री बेस के सेंट्रल कमांड टावर के अंदर लाल चेतावनी की लाइटें लगातार जल बुझ रही हैं। जनरल की वर्दी पहने श्याओरी एक गंभीर भाव के साथ एक विशाल होलोग्राफिक मैप के सामने खड़े हैं। नक्शे पर भारी हमला दक्षिण पूर्व से फैल रहा है, जो किसी लहर की तरह करीब आ रहा है। उसी समय एक कम्युनिकेशंस ऑफिसर तेजी से दौड़ता हुआ आता है और रिपोर्ट देता है, कपलिंग के सफल होने की पुष्टि हो गई है। वे इस प्लेन में प्रवेश कर चुके हैं और हमारे बेस के करीब आ रहे हैं। श्याओरी ने सिर हिलाया। उनकी नजर उस पर टिकी थी। इस बार प्रोब का एनर्जी कोर मिल गया है। डबल ब्लू गोल्ड और मिस्टीरियस ग्रे स्टोन के स्टेबलाइजेशन इक्वेशन को देखकर कर्मचारी वान के हाथ कांप रहे थे। वो अपने सहायकों पर लगभग चिल्ला पड़ा, बेहतरीन, यही वो कड़ी है जिसकी हमें तलाश थी। पिछले कुछ दिनों में भारी पैदल सेना के हमलों ने इंडस्ट्रियल सप्लाई लाइन को पूरी तरह बाधित कर दिया है। प्रमुख सामग्रियों की कमी है और ऊर्जा अपर्याप्त है। प्रयोग और शोध लगभग थम से गए थे, लेकिन अब दूसरी दुनिया से लाया गया ये डेटा किसी जीवनदायिनी संजीवनी की तरह है। कर्मचारी वॉन कहता है, तुरंत सभी मेका रिसर्च टीम्स को इकट्ठा करें। लियस मेका रिएक्टर के मॉडल में नए मटेरियल थियरी को शामिल करें। कर्मचारी वान के चेहरे की थकान गायब हो गई और उसकी जगह एक पुराने उत्साह ने ले ली। उसने चमकती आंखों के साथ अपनी मुट्ठी भींच ली। वो सोचता है कि जब तक ये वेरिफिकेशन सफल रहेगा, हम लीस मेका को वाकई युद्ध के मैदान में खड़ा कर पाएंगे। कमांड टावर की खिड़की के बाहर भोर की रोशनी हल्की चमक रही थी। हवा में झंडा लहरा रहा था, जिस पर वही जानी पहचानी लाल लपटें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। श्याओरी ने उस अंधेरे कोने की ओर देखा।
चाहे ये दुनिया हो या उनकी अपनी, दासिया ने कभी नियति के सामने घुटने नहीं टेके हैं। कुछ ही समय बाद मैं डिफेंस लाइंस की परतों को पार कर आखिरकार 9001 मिलिट्री बेस पहुंच गया। ये बेस रेगिस्तान और स्टील की सीमा पर स्थित है। आसमान में समय समय पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और ऑटोमेटिक कैनन्स पेड़ों के बीच से नजर आ रही थीं। पेट्रोल ड्रोन्स ऊपर से उड़ रहे थे और बेस के मुख्य द्वार के सामने कम्बैट कमांड की चादर ओढ़े शावरुई और ऊर्जावान डॉक्टर वान इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं कार से बाहर निकला, मैंने उन अनुभवी आंखों को देखा जो थकान से भरी थीं, लेकिन जिनमें एक अटूट उम्मीद थी। सुयान और सेनमिंगे ने आगे बढ़कर संक्षिप्त अभिवादन किया और कहा, कमांडर शाह, डॉक्टर वान, हम आपके लिए वो सब लाए हैं जिसकी आपको सख्त जरूरत थी, रसद और नमूनों को। कृपया यहां देखें। सुयान ने अपना हाथ उठाया और पीछे खड़े ट्रांसपोर्ट ट्रक की ओर इशारा किया। ट्रक का बक्सा धीरे धीरे खुला। वहां करीने से रखी हुई मिस्टीरियस ग्रे स्टोन, डबल ब्लू क्रिस्टल और स्पिरिचुअल चारकोल के ढेर थे। वे रोशनी के नीचे एक जादुई चमक बिखेर रहे थे, जैसे मानव सभ्यता का दिल धड़क रहा हो। कर्मचारी वन दंग रह गया और वो दोनों हाथों से तेजी से आगे बढ़ा। उसके कांपते हाथों ने मिस्टीरियस ग्रे स्टोन के उस टुकड़े को छुआ। वो कहता है, ये एनर्जी रिएक्शन वाकई हैरान करने वाली है, अविश्वसनीय। सच में दुनिया में ऐसी कोई चीज मौजूद है? वो मुड़ा और उसने सुयान और सेनमंजी के हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। तुम लोग जो लाए हो वो महज सामान नहीं, बल्कि हमारी आखिरी उम्मीद है। उसने लगभग अधीरता से कहा, मुझे एक्सपेरिमेंटेशन एरिया में ले चलो, हम तुरंत परीक्षण शुरू करेंगे। एनर्जी रिएक्शन का समय बहुत कीमती है, हम एक सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकते। सुई, सेनमिंगे और रिसर्च टीम एक साथ साइंटिफिक रिसर्च एरिया की तरफ बढ़ते हैं और दो दुनियाओं को जोड़ने वाला एक नया अध्याय शुरू होता है। दूसरी तरफ मैं और जैंग शाओरुई की लीडरशिप में कमांड एरिया के पीछे बने वेस्टुआरियो में दाखिल होते हैं। पूरे रास्ते सोल्जर्स अफरा तफरी में यहां वहां भाग रहे हैं। कमांड सेंटर की बड़ी स्क्रीन पर लाल रंग की वार्निंग्स लगातार फ्लैश हो रही हैं। हैवी इन्फेंट्री का हमला लगभग पूरी कोस्टल डिफेंस लाइन को अपनी चपेट में ले चुका है और युद्ध की स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। चलते चलते शाओरुई अपनी आवाज धीमी करते हुए कहता है, यहाँ के हालात थोड़े मामूली हैं, कृपया मुझे इसके लिए क्षमा करें। मैं मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देता हूं। कमांडर, आप बहुत उदार हैं। हम लोग जमीनी काम करने वाले इंसान हैं और हमें दिखावे की कोई परवाह नहीं है। दोनों एक दूसरे की तरफ दृढ़ निश्चय के साथ देखते हैं और शाओरुई हल्का सा सिर झुकाता है। इस वर्ल्ड क्रॉसिंग मदद के लिए आपका शुक्रिया। वो थोड़ा रुकता है और बाहर की तरफ उस आसमान को देखता है जो आर्टिलरी की आग से सुर्ख लाल हो चुका है। उसकी आवाज धीमी है, लेकिन उसमें एक गजब की ताकत है। आप जो सामान लेकर आए हैं, शायद वो सिर्फ सप्लाईज नहीं है, बल्कि उससे भी जरूरी ये एहसास है कि इस हैवी इन्फेंट्री के खिलाफ जंग में हमारे पास अब भी उम्मीद बाकी है। मैं उसे खामोशी से देखता हूं और धीरे से कहता हूं, चाहे हम किसी भी दुनिया के क्यों ना हो, डाया कभी मुश्किलों के आगे नहीं झुकता। इधर बेस नंबर 001 की मेन लेबोरेटरी में दिन जैसी तेज रोशनी फैली है। 3 लोग सेंटर में खड़े हैं। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन प्लेटफॉर्म के सामने 15 मीटर ऊंचे लियाइज मेका का एक 3 डायमेंशनल मॉडल धीरे धीरे घूम रहा है। उसकी चेस्ट कैविटी में नीले रंग के एनर्जी पल्सेस किसी धड़कते हुए बनावटी दिल की तरह चमक रहे हैं। सुयान मेका की छाती में मौजूद उस ऊर्जा की तरफ इशारा करती है। इसकी स्ट्रक्चर और केओटिक एनवायरनमेंट वाकई कमाल का है। आपका थंडर गॉड मेका आर्किटेक्चर के मामले में बहुत एडवांस्ड है, लेकिन इतने बड़े डिजास्टर के बीच इसका एनर्जी सप्लाई फिलहाल अस्थिर है। इसकी कम रेंज की वजह से ये फ्रंट लाइन पर ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। अगर हम स्ट्रैटोस्फेयर में डबल शोर कोल्ड आइलैंड के करंट को पहुंचाएं और उसे वॉल्केनिक ऐश स्टोन के एनर्जी एक्यूमुलेशन रिएक्शन के साथ जोड़ दें, तो एनर्जी एफिशिएंसी कम से कम 4 गुना बढ़ सकती है। सेनमिंगी तुरंत वर्चुअल टर्मिनल पर काम शुरू करता है और कोड्स की चमकती लाइनों के बीच से मॉडलिंग स्ट्रक्चर बाहर निकालता है। मॉडल में ऊर्जा का ग्राफ अचानक से ऊपर की तरफ भागने लगता है। इस डिजाइन को देखकर साफ है कि अब आउटपुट एकदम स्टेबल रहेगा और एनर्जी फ्लक्चुएशंस की वजह से सिस्टम बंद होने की समस्या खत्म हो जाएगी। डॉक्टर वान युआन इन दोनों को काम करते देख जैसे 20 साल जवान महसूस करने लगे हैं। वो जोर से मेज थपथपाते हैं। अद्भुत, वाकई अद्भुत। तो डबल शोर क्वांटम कंडेंसेशन इफेक्ट हमारी पुरानी एनर्जी पाइप्स की जगह ले सकता है।
पहले हम दबाव झेलने के लिए स्टार टेल गोल्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे एनर्जी लीक हो रही थी, लेकिन अब ये आइडिया उसे पूरी तरह परफेक्ट बना देता है। सुयन काम करते हुए कहती है, आपका स्टार टेल गोल्ड एक चमत्कारिक धातु है। इसकी ताकत और हाई सिग्नल एक्सटेंसिबिलिटी बेमिसाल है। मैं इसकी सतह पर कार्बन मैट्रिक्स फ्रेम नैनोफिल की एक परत चढ़ाना चाहती हूँ। इससे कंडक्टिविटी बेहतर होगी और जंग के दौरान ये खुद को हील भी कर सकेगा। हुआन शुआन की सांसें तेज हो जाती हैं और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अगर वाकई ऐसा हो पाया तो ये सिर्फ एक मेका नहीं रहेगा, बल्कि जानदार खूबियों वाला एक जंगी हथियार बन जाएगा। सेनमिंगी मुस्कुराते हुए अपना चश्मा ठीक करता है। हम हमेशा से इसी लक्ष्य के पीछे थे। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर एक साथ एनर्जी सिस्टम के फ्यूजन टेस्ट कन्फर्मेशन की को दबा देते हैं। अगले ही पल पूरी लैब की लाइटें मध्यम पड़ जाती हैं। सेंट्रल रिएक्टर का मॉडल एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से जगमगा उठता है। एनर्जी की लहरें मॉडल के चारों तरफ फैलने लगती हैं और मॉनिटरिंग स्क्रीन पर आउटपुट तेज रफ्तार से बढ़ता है। हानजुएन अपनी मुट्ठियां भींच लेते हैं और उनकी कांपती आवाज निकलती है, एनर्जी सिस्टम फ्यूजन सफल रहा। सुई हल्के से मुस्कुराती है। आज से थंडर गॉड मेका के पास वाकई एक धड़कता हुआ दिल है। मॉडल वेरिफिकेशन के सफल होते ही बेस मिलिट्री नंबर 001 में थंडर गॉड मेका के प्रोटोटाइप पर काम शुरू हो जाता है। बिल्डिंग के भीतर स्टील का एक विशालकाय ढांचा खड़ा है, जो आहिस्ता आहिस्ता कागज के नक्शों से निकलकर हकीकत का रूप ले रहा है। पिछले कई महीनों से जी थंडरगन मैका का एनर्जी कोर ही सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ था, क्योंकि ऊर्जा का तालमेल सही नहीं बैठ पा रहा था। कम एफिशिएंसी की वजह से ये प्रोटोटाइप लंबे समय से प्रोडक्शन लाइन पर ही अटका था। लेकिन अब वॉल्केनिक ऐश स्टोन, डबल सायानाइड और कार्बन मैट्रिक्स ओर जैसे 3 जादुई मटेरियल्स की मदद से सुई और हानजुएन ने आखिरी दीवार को भी गिरा दिया है। एनर्जी पल्स कोर अब स्थिरता के साथ शुरू हो चुका है, जिसका मतलब है कि थंडर गॉड मेका अब वाकई मैदान में उतरने के लिए तैयार है। लैब में सुयन और हुआनजुएन साथ साथ चलते हैं। खाली गलियारे में स्टील के टकराने की आवाजें गूंज रही हैं। दूर क्रेन के नीचे मेचा का आधा बना हुआ ढांचा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। सुई उस विशाल मूर्ति को देखकर तारीफ भरे लहजे में कहती है, आपका स्टारटेल गोल्ड वाकई एक कमाल का मटेरियल है। इसकी मजबूती और ऊर्जा के झटके सहने की क्षमता हैरान करने वाली है। सच कहूं तो हमारी दुनिया में हम इस तरह का मेटल नहीं बना सकते। जब हम वापस जाएंगे तो क्या हम इसके कुछ नमूने ले जा सकते हैं? हानजुएन एक पल के लिए हैरान होते हैं और फिर मुस्कुरा देते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि स्टारटेल गोल्ड यहाँ बहुत दुर्लभ है, लेकिन आपने हमें जो एनर्जी टेक्नोलॉजी दी है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। सुयन नरमी से कहती है, आप फिक्र ना करें, हम जरूरत से ज्यादा नहीं लेंगे। आपको इस तबाही का सामना करना है। हमें बस रिसर्च के लिए थोड़े से नमूने चाहिए, और एक बार जब ये आपदा शांत हो जाएगी तब हमारा ग्रांसिया आपके साथ एक आधिकारिक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करेगा। आपदा शांत होने की बात सुनकर हानजुएन खामोश हो जाते हैं। फैक्ट्री के बाहर दूर क्षितिज पर तोपों के गोलों की रोशनी चमक रही है। हर चमक का मतलब है एक और जंग और एक और कुर्बानी। कुछ देर बाद वो धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर सुयान का हाथ थाम लेते हैं। ठीक है, फिर हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब ये सब खत्म होगा। सुयान भी संजीदगी से हाथ मिलाती है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक उसी वक्त जब थंडर गॉड मेका की असेंबली आखिरी दौर में थी, एक जोरदार धमाका बेस से कुछ किलोमीटर दूर गूंज उठता है। अलार्म फौरन बजने लगते हैं और बेस 001 की सारी लाइटें लाल रंग में तब्दील हो जाती हैं। चोनोजू का हमला फिर शुरू हो गया है और उनका निशाना दक्षिण पूर्व दिशा में मौजूद मेडिसिनल ग्राउंड्स की बिल्डिंग्स हैं। चोनोजू की तादाद बहुत ज्यादा है। एक नई भारी कवच वाली प्रजाति सामने आई है। हमें मदद चाहिए। फौरन रीइंफोर्समेंट्स भेजें। कमांड सेंटर के भीतर शियाओरी का चेहरा गुस्से और चिंता से भर जाता है। वो झटके से खड़ा होता है। चीफ ऑफ स्टाफ की आवाज कांप रही है। बचाव करना मुश्किल है। हमारी तीसरी डिफेंस लाइन टूट रही है और उम्मीद है कि 10 मिनट में वो गिर जाएगी। इसी बीच रिसर्च एरिया से एक और जरूरी मैसेज आता है। कमांडर, रिपोर्ट कर रहा हूं। अगले 10 मिनट में थंडर गॉड मेगा का प्रोटोटाइप एक्टिवेट हो जाएगा। एनर्जी कोर अब पूरी तरह स्थिर है। हम जंग के मैदान में उतरकर इसकी ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। शाओरुई कुछ सेकंड के लिए सोचता है और फिर कड़ा फैसला लेता है। ठीक है, मोर्चे पर कहो कि मदद 20 मिनट में पहुंचेगी। उन्हें अपनी पोजीशन की जान देकर भी हिफाजत करनी होगी। किसी भी कीमत पर ये 20 मिनट निकालो। वो ऑपरेशंस कमांडर की तरफ मुड़ता है।
रिजर्व फोर्सेस को फौरन रवाना करो। उन्हें पूरा फायर कवर मिलना चाहिए, चाहे जो हो जाए। वो डिफेंस लाइन गिरनी नहीं चाहिए। ऑपरेशंस टीम तुरंत हरकत में आती है। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां बेस से दहाड़ते हुए बाहर निकलती हैं और जमीन कांपने लगती है। गाड़ियों की बॉडी पर बेस की सुरक्षा कवच की हल्की रोशनी चमक रही है। इसी दौरान रिसर्च एरिया में वानजी युआन और सेनमिंगी बिना रुके पागलों की तरह काम कर रहे हैं। एनर्जी कोर की नीली रोशनी अब बिल्कुल स्थिर है। मेका की बाहरी परत का नैनो स्केल फ्यूजन 98% पूरा हो चुका है। एनर्जी वेयरहाउस का तापमान काबू में है और एक तीखी आवाज के साथ बॉडीज न्यूरल सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम आखिरकार जुड़ जाता है। थंडर गॉड मेका का प्रोटोटाइप अब पूरी तरह तैयार है। हान जुयान राहत की सांस लेते हुए कुर्सी पर ढह जाते हैं। वो सामने खड़े 15 मीटर के स्टील के दैत्य को देखते हैं। आखिरकार हम इसे चला सकते हैं। सनमिंगी वक्त बर्बाद किए बिना सीधे आदेश देता है, हेडक्वार्टर्स को खबर करो कि मेका किसी भी पल रवाना होने के लिए तैयार है। उधर से श्याओरुई की शांत आवाज आती है। समझ गया। थंडर गॉड मेका को खुद यू बुएब और फेन पायलट करेंगे। मिशन का लक्ष्य दक्षिण पूर्वी डिफेंस लाइन। मिशन का नाम अमानीर। ये इस मेका की पहली असली जंग है और चुनूजू के साथ पहला सीधा मुकाबला। एक पल के लिए पूरा बेस जैसे जोश से भर जाता है। अनगिनत सिपाही अपने कदम रोककर दूर खड़े उस ऊंचे हैंगर की तरफ देखते हैं। वहां थंडर गॉड मेका खामोश खड़ा है। उसके सीने के भीतर नीली ऊर्जा की लहरें ऐसे चमक रही हैं जैसे असली उम्मीद ने अपनी आंखें खोल ली हों। ऑर्डर मिलते ही यूएब और फेन तुरंत टेक ऑफ एरिया पहुंचते हैं। जैसे ही भारी अलॉय दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, एक भारी गूंज उनके सामने आती है। सामने 15 मीटर ऊंचा थंडर गॉड खड़ा है, जिसके कवच के जोड़ों से नीली ऊर्जा की धारियां बह रही हैं। इस भयानक युद्ध के बीच यूएब और फेन की सांसें तेज हो जाती हैं। ये पूरा 1 स्टार आवर तक लगातार काम कर सकता है। उसने रुकते हुए वेपन सिस्टम का परिचय देना जारी रखा। ये एक डुअल सिस्टम है। इसका प्राइमरी वेपन एक हाई एनर्जी लेजर कैनन है और साथ ही इसमें क्लोज कॉम्बैट के लिए एक काइनेटिक मैग्नेटिक कैनन भी लगा है। ये टाइटेनियम एलॉय से बनी एक नई जायंट एक्स से लैस है, जो चौंजू के हेवी आर्मर को एक ही बार में चकनाचूर कर सकती है। इसके अलावा इस मेका में शॉर्ट टर्म सस्पेंशन और हाई मोबिलिटी जंप की क्षमता है, लेकिन अभी इसमें लॉन्ग रेंज फ्लाइट कैपेबिलिटी नहीं है। ये एक ग्राउंड असॉल्ट टाइप मेका है। ल्यूए और फेन ने एक गंभीर चेहरे के साथ सारी बातें ध्यान से सुनी। नया टाइटेनियम दोनों बॉडीज में सबसे बेहतर है, लेकिन फिलहाल इसमें लॉन्ग रेंज फ्लाइट की कमी है। ल्यूए और फेन पूरी गंभीरता के साथ सिस्टम डेटा को समझते हैं। लूवे कहता है, मैंने डेटा सिंक्रोनाइज कर लिया है, अब मैं निकलता हूं। हाँ ने सिर हिलाया। गुड लक नाइट ज़ांडर। जैसे ही कॉकपिट बंद हुआ, मेका ज़ांडर की आंखों की लाइट जल उठी। उस चमकती नीली रोशनी ने पूरे हैंगर को रोशन कर दिया। सिस्टम नोटिफिकेशन। पावर सिस्टम एक्टिवेटेड। न्यूरल सिंक्रोनाइजेशन रेट 98%। आर्म्ड मॉड्यूल्स ऑल अनलॉक्ड। मेका थंडर ल्यूवे और फेन अब युद्ध के लिए निकल पड़े हैं। भारी कदमों की आवाज के साथ मेका थंडर ने अपना पहला कदम बढ़ाया। हर कदम किसी भूकंप की तरह था, जिससे चारों तरफ धूल उड़ रही थी। इधर कंट्रोल सेंटर के अंदर सेनमिंगी और हांगवान स्क्रीन को गौर से देख रहे थे। प्रोजेक्शन पर डेटा तेजी से बदल रहा था। एनर्जी आउटपुट कर्व और बॉडी लोड अब स्टेबलाइज हो रहे थे। एक्चुअल कॉम्बैट डेटा रिकॉर्ड करना शुरू करो। पूरी ऑब्जर्वेशन और सिंक्रोनाइज्ड फीडबैक चाहिए। आखिरकार हमारे बच्चे रणभूमि में उतर चुके हैं। हान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में एक चमक थी। इस जंग के बाद मेका लेसिक सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप नहीं रह जाएगा। ये इंसानियत की पहली रक्षा दीवार, ह्यूमैनिटी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनेगा। साउथ ईस्ट डिफेंस लाइन का नज़ारा खौफनाक है। आसमान में तोपों के गोले फटने से लाल बादल छाए हुए हैं। हवा में जलते हुए लोहे और बारूद की गंध फैली है। चारों तरफ लाशें और जलता हुआ मलबा पड़ा है। बेस 001 से रीइंफोर्समेंट्स 5 मिनट पहले ही पहुंची हैं, लेकिन हालात अब भी काबू से बाहर हैं। जमीन की दरारों और गुफाओं से हेवी ग्रुप्स के झुंड बड़ी बेरहमी से बाहर निकल रहे हैं। हेवी मेटालिक आर्मर से ढके हुए शरीर गोलियों की बौछार के बीच भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें रोकना नामुमकिन लग रहा है। तभी एक आदेश गूंजता है, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करो, इन्हें पीछे धकेलो। जवाब आता है, रिपोर्ट, सिर्फ 30% एम्यूनेशन बचा है। लानत है, उस चीज ने 155 mm का शेल झेल लिया।
और अब भी हिल रही है। हर धमाका उनके हौसलों को तोड़ रहा था। कंपनी कमांडर, जिसका चेहरा धूल से भरा था, अपनी फटी हुई आवाज में चिल्लाया, जब तक हम यहां हैं दुश्मन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वो पलटा और अंधेरे की तरफ अपनी राइफल से गोलियां चलाने लगा। सब ध्यान दो, इनके हेवी आर्मर के जॉइंट्स पर अटैक करो। धमाकों की एक लहर ने तबाही मचा दी। दुश्मन ने फ्रंट लाइन ट्रेंचेस को रौंद डाला। एक टैंक हवा में उछलकर पलट गया। डिफेंस लाइन टूटने ही वाली थी। कंपनी कमांडर ने अपने कंधे पर लगा कम्युनिकेशन बटन दबाया और बेस को रिपोर्ट दी कि वे अब भी टिके हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाता, एक एलियन के नुकीले पंजे ने अचानक उसकी आंखें चीर दीं। पूरा इलाका कांप रहा था। कमांडर ने अपने दांत भींचे और अपनी आखिरी ताकत लगाकर एक एंटी टैंक ग्रेनेड उस दुश्मन के मुंह में ठूंस दिया। नरक में जाओ। धमाका इतना भयानक था कि आसपास के सिपाही तुरंत मारे गए, लेकिन उस रोशनी में उन्होंने देखा कि हैवी ग्रुप्स की एक और नई लहर आ रही है। सिपाही अपनी आखिरी गोलियां चला रहे थे। गोलियां खत्म हो गईं तो क्या हुआ? अब भी उनके पास बायोनेट्स थीं। उस वक्त पूरे साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के आसमान में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, जमीन का हर एक इंच हमारे खून से सींचा जाएगा, हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। जब वो पूरा इलाका दुश्मन के कब्जे में जाने ही वाला था, तभी आसमान में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। ये हवा के फटने की आवाज थी। सबकी नजरें ऊपर उठीं। एक चमकती नीली सफेद रोशनी और कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ 15 मीटर ऊंचा एक फौलादी साया मैदान के बीचों बीच आ गिरा। ये मैका लीच था। ये एक मैका है, हमारा मैका आ गया। सिपाहियों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस विशाल मशीन से एनर्जी पल्सेस निकल रही थीं और उसके सीने में लगा रिएक्टर सूरज की तरह चमक रहा था। उसके उतरते ही जमीन धंस गई और धूल के गुबार ने दुश्मन की पहली लाइन को उड़ा दिया। कॉकपिट के अंदर येन फेंग ने कंट्रोल लीवर्स को मजबूती से पकड़ा और उसकी आवाज गूंजी, शांत हो जाओ, रीइंफोर्समेंट्स आ गई हैं। इतना कहते ही मैकालाइक ने अपना दाया हाथ उठाया। मैकेनिकल सुपरचार्ज धमाके के साथ एक्टिवेट हुआ। टारगेट लॉक्ड, हैवी आर्मर, स्किल, स्टार एंड मून स्लेयर। वो जायंट एक्स एनर्जी का एक खौफनाक घेरा बनाते हुए सीधे ऊपर से नीचे गिरी। दुश्मन का हैवी आर्मर उस कुल्हाड़ी के सामने कागज की तरह 2 टुकड़ों में कट गया। उस वार से हवा में एक सोनिक बूम पैदा हुआ और पल भर में दुश्मन के चिथड़े उड़ गए। तुरंत बाद कंधे पर लगी टर्रेट अनलॉक हुई और डबल बैरल हाई एनर्जी लेजर कैनन एक्टिव हो गया। टारगेट हैवी ग्रुप का घना इलाका। एनर्जी इकट्ठा हुई और एक तेज धमाके के साथ सफेद रोशनी आसमान को चीरती हुई निकली। दुश्मन गर्मी से पिघलकर भाप बन गए और वहां सिर्फ काली पड़ चुकी जमीन और धुआं बचा। येन फेंग की नजरें जम गईं। उसने जेट थ्रस्टर्स को दबाया और मैका को सीधा दुश्मनों के बीच ले गया। आओ, अपनी मौत की तरफ बढ़ो। मैका लेबिक एक नीले सफेद तूफान में बदल गया। उसकी जायंट एक्स किसी मीट ग्राइंडर की तरह हवा में नाच रही थी। धमाकों और टकराते हुए लोहे का शोर एक हो गया था। दुश्मन का बढ़ता कदम रुक गया। मोर्चे पर तैनात सिपाही दंग रह गए। ये हमारा दाक्षिया मैचा है। हे भगवान, यही है इंसानियत की असली ढाल। शाबाश मैचा लाइक। मैचा के आने से साउथ ईस्ट डिफेंस लाइन आखिरकार संभल गई और उम्मीद की किरण फिर से जाग उठी। दूसरी तरफ बेस 001 के कमांड सेंटर में मैका लाइक की लाइव फुटेज स्क्रीन पर चमक रही थी। हाई एनर्जी वेपन्स दुश्मन को चीर रहे थे। धमाकों की रोशनी सबके चेहरों पर दिख रही थी। सुयान, सेनमिंगिए और हुआन जियुआन अपनी सांसें थामे देख रहे थे। सेनमिंगी मुस्कुराते हुए बोला, ये कॉम्बैट पावर बहुत ज्यादा है। अगर एनर्जी सप्लाई बनी रही तो मैका लाइक इस तबाही के खिलाफ हमारी आखिरी दीवार साबित होगा। अगर हम इनका मास प्रोडक्शन कर सकें तो हमारी सभ्यता सुरक्षित है। हान जियुआन नहीं मुस्कुराया। उसने अपना चश्मा उतारा और एक गहरी आह भरी। वो बोला, अगर ये शांति का दौर होता तो दाक्षिया के पास पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम होता और मैकालाइस का मास प्रोडक्शन आसान होता। उसने दीवार पर लगे ग्लोबल मैप को देखा, जहां लाल रंग का निशान पूरी दुनिया को निगल रहा था। तबाही के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन टूट चुकी है। पूरा महाद्वीप बस सांसें गिन रहा है। सिर्फ हमारी इमारत अब भी डटी हुई है, लेकिन हमारे संसाधन, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर सब तबाह हो चुके हैं। हम मुश्किल से बेसिक प्रोडक्शन लाइन चला पा रहे हैं। मास प्रोडक्शन तो बहुत दूर की बात है। वो अपनी आवाज धीमी करते हुए बोला, सबसे जरूरी बात यह है
कि मैकालेक्स को हाई इंटेंसिटी न्यूरल सिंक अडेप्टर्स की जरूरत है। इसके लिए मजबूत दिमाग और तेज रिएक्शन वाले लोग चाहिए, लेकिन इस जंग के माहौल में हम उन्हें ढंग से चुन नहीं पा रहे। सुई और सेनमिंगी ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। सुई गंभीर होकर कहता है, अगर मसला सप्लाई चेन का है तो जब पोर्टल लंबे समय के लिए खुलेगा हम आपको कोर कंपोनेंट्स, एनर्जी मॉड्यूल्स और आर्मर मॉड्यूल्स बनाकर देंगे। हम सब कुछ सप्लाई करेंगे। सेनमिंगी ने आगे कहा, रही बात न्यूरल सिंक्रोनाइजर्स की, तो हम ऐसे जांबाजों को चुनने में मदद करेंगे जो बलिदान से नहीं डरते। उन्हें आपकी दुनिया में भेजकर सच्चे मैकेनाइट्स बनाया जाएगा। हान जीवार ने चौंक कर अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण थी। क्या आप सच में हमारी मदद करेंगे? सुई मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखा। हम सब ग्रेट जिया के वंशज हैं। हमारे बीच दुनिया की कोई दीवार नहीं है। सेनमिंगी ने भी सहमति दी। हम सिर्फ आपको बचाना नहीं चाहते, बल्कि मिलकर इस तबाही को खत्म करना चाहते हैं। हुआन जियोन इतना भावुक था कि उसका गला भराया। तो फिर कृपया हमारी मदद करें। इसके बाद सोयान, सेनमिंगी और हुआन जीवान पूरी रात टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में जुट गए। लेबोरेटरी की लाइटें रात भर जलती रहीं। उनका पूरा ध्यान मैकालेक की उन कमियों को दूर करने पर था जो रणभूमि में सामने आई थीं, जैसे एनर्जी कंजम्पशन और न्यूरल लेटेंसी। वे एक एक पॉइंट पर चर्चा कर रहे थे और डेटा को बार बार चेक कर रहे थे। सुयन ने टर्मिनल पर टाइप करते हुए कहा, मेन कंट्रोल सर्विस की रिस्पॉन्स स्पीड को 15% और बढ़ाना होगा, वरना तालमेल बिगड़ जाएगा। सेनमिंगी ने माथे पर बल लाते हुए पलटकर जवाब दिया, लेकिन इससे एनर्जी बहुत खर्च होगी और हीट डिसिपेशन समय पर नहीं हो पाएगा। आज का मिशन पहले से भी ज्यादा डेंजरस है। इस वीडियो पर हमें चाहिए पूरे 10 के लाइक्स। अगर आपको ये स्टोरी सच में एंटरटेन कर रही है, अगर हर एपिसोड के बाद आपका हाइप नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, तो अभी लाइक बटन पे अटैक करो और इस टारगेट को पूरा करके दिखाओ। आपका हर एक लाइक इस सीरीज की ताकत बढ़ाता है और बताता है कि आप इस जर्नी के रियल सपोर्टर हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो पहले से ज्यादा क्रेजी और अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। एक भी एपिसोड मिस किया तो पूरी कहानी का गेम बदल जाएगा। और अब आता है आज का स्पेशल मिशन। हर इंसान इस वीडियो को 3 बार तक हाइप कर सकता है। मतलब आपके पास पूरे 3x3 हाइप पॉइंट्स हैं। तो अभी जाकर तीनों हाइप पॉइंट्स फुल कर दो, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि अगला एपिसोड कितने बड़े लेवल पे आएगा।